हे गाइस, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर फॉर एसएफएम एंड हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सही है, चलो साहब। तो इस लेक्चर से शुरुआत करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस की। इलस्ट्रेशन नंबर 12। काफी सारे इलस्ट्रेशन है जो इस लेक्चर में हमें कवर करने हैं, लगभग 20 पेजेस है सर मेरे पास। एंड इलस्ट्रेशन नंबर 12 से लेके लॉट ऑफ थिंग्स वी आर गोना कवर इन दिस लेक्चर। सो लगभग मैं आपको बता दूं इलस्ट्रेशन नंबर 2021 तक हम लोग कवर करेंगे। आर यू गाइस क्लियर? सही है। इसमें एक कॉन्सेप्ट भी आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन वाला। सही है, तो हम एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 से। चलो एकदम अच्छे से ध्यान दो मेरे साथ, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन द सेम क्वेश्चन, मतलब सेम कॉन्सेप्ट पे कि जो बेसिक क्वेश्चन होता है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क वाला, एग्जैक्टली वही कैलकुलेट करना है। बट यहाँ पे जो डेटा दिया ना, वो डेटा किसी थोड़ा अलग फॉर्म में दिया। यहाँ पे जो डेटा दिया वो दिया इनकम के फॉर्म में, ऐसे कुछ चीजों पे दिया हुआ है। सो वो डेटा को कंसीडर करके साहब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा लेंदी बन जाएगा, बाकी इजी है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ लेना तो एकदम अच्छे से ध्यान में आ जाएगा, सॉल्व भी करते आएगा, एकदम इजी रहेगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे उसको, एंड देन आई विल रिकमेंड यू कि एक बार ट्राई कर लेना डेमो करके, मतलब एक ड्राफ्ट कैलकुलेशन करके ट्राई करना आप लोगों को कितना जम रहा है, बिकॉज वो दिमाग लगाना अभी जरूरी है साहब। सही है, जब मैं बोल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन का फॉर्मेट सिर्फ अलग है, तो आप लोगों ने ही खुद ने ऐसा करना चाहिए कि साहब हम लोग पॉज कर लेंगे वीडियो को क्वेश्चन पढ़ने के बाद एंड हम लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। समझ रहे हो क्या? क्लियर? तो अच्छे से ध्यान दो। चलो गाइस कम ऑन, इलस्ट्रेशन नंबर 12, तभी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ध्यान रखना, हमारा टारगेट है आउट ऑफ मार्क्स लाना। सर 100 में से 100 मार्क्स एसएफएम में मिल सकते हैं? यस एब्सोल्युटली, लॉट ऑफ पीपल हैव सिक्योर्ड एंड सीए के एग्जामिनेशन में सिक्योर्ड किए, जहां पे बहुत एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली सिक्योर कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑब्वियसली उसी लेवल के भी यहाँ पर भी है, बट आप लोगों ने 100% गाइस क्या करना है, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो आप लोग कर पाओगे। उसी के लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस को समझना सीखो एंड इसे कैसे अप्लाई करना है उस सिचुएशन में। फिर कोई भी नया क्वेश्चन आए, we should be very conceptual clear about that particular concept। समझ रहे हो क्या? about any of the question, कुछ भी हो जाए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है क्या? चलो साहब, इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखिए मेरे साथ, मैं पढ़ रहा हूं आपके साथ। चलो, एक्स कंपनी लिमिटेड इन्वेस्टेड ऑन 1 अप्रैल 2010 इन सर्टन इक्विटी शेयर्स। कोई एक्स कंपनी लिमिटेड है भैया, उन्होंने कोई 2 शेयर्स दिए हैं, डी लिमिटेड एंड जी लिमिटेड, इसमें इन्वेस्ट करा है पैसा। कब इन्वेस्टमेंट करा है इन लोगों ने? 1 अप्रैल 2010 में इन्वेस्टमेंट करा है। कब? 1 अप्रैल 2010 में। कितने शेयर्स लिए? डी लिमिटेड के 1000 शेयर्स लिए हैं, जी लिमिटेड के 500 शेयर्स लिए हैं। सो डी लिमिटेड के 1000 शेयर्स 10 रुपीज ईच, फेस वैल्यू 10 रुपीज, कॉस्टिंग आया है 20,000 रुपीज। सो 20,000 डिवाइडेड बाई 1000 शेयर्स करें तो 20 रुपीज का कॉस्ट आ रहा है। आर यू गाइस गेटिंग? कॉस्ट कितना आ रहा है पर शेयर? कॉस्ट पर शेयर अगर हम निकाल रहे, बस हमें पता नहीं इसका जरूरत है या नहीं है, बस निकाल रहे क्योंकि डेटा समझ रहा है, समझे? तो 20,000 बाई 1000 करे, 20 रुपीज पर शेयर यहाँ पे कॉस्ट आ रहा है। यहाँ पे 15,000 डिवाइडेड बाई 500 करे तो ये लगभग 30 रुपीज का सर कॉस्ट बनेगा। सही है, 30 रुपीज का कॉस्ट आ रहा है यहाँ पे पर शेयर। ध्यान दो नेक्स्ट, इन सितंबर 2010 भैया 1 अप्रैल को इन लोगों ने शेयर्स को परचेस करे दोनों कंपनीज के, एंड इन लोगों को सितंबर 2010 में 10% डिविडेंड मिला। किससे मिला रे डिविडेंड? was paid out by डी लिमिटेड। डी लिमिटेड ने 10% डिविडेंड दिया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी मैं 10% डिविडेंड बोलूं तो ये 10% किसका आएगा? इस फेस वैल्यू का 10%। गाइस कम ऑन, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जब भी 10% डिविडेंड पेड करा ऐसे बोल रहे तो 10 रुपीज आया, समझे? जब मैं डिविडेंड यील्ड ऐसा वर्ड आएगा तो डिविडेंड यील्ड इज ऑन द मार्केट प्राइस। क्लियर? डिविडेंड यील्ड रहेगा तो मार्केट प्राइस आएगा। बट सर जब मैं बात करूं 10% डिविडेंड पे करा तो दैट इज 10% ऑफ व्हाट योर फेस वैल्यू। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। एंड इन अक्टूबर 2010, अक्टूबर 2010 में 30% डिविडेंड पे करा किसने? जी लिमिटेड ने। और ये जी लिमिटेड जिसका फेस वैल्यू 1 रुपीज है, उन लोगों ने 30% माने कितना साहब? 30 पैसा, 30 पैसा, और इधर 10% माने 1 रुपए का डिविडेंड पे करा एक शेयर के पीछे। समझ रहे हो? तो इनका डिविडेंड का अमाउंट अगर हम निकाल लें तो डिविडेंड का अमाउंट कितना बन जाएगा? ये डी लिमिटेड ने सितंबर 2010 में मिल चुका है, डी लिमिटेड से सितंबर 2010 को मिला एंड इनका अक्टूबर 2010 को मिला। कितना रुपए मिला? इनका 10% ऑफ 10 रुपीज फेस वैल्यू माने 1 रुपए पर शेयर, 1 रुपए पर शेयर इंटू 1000 शेयर्स माने 1000 रुपीज का डिविडेंड मिला यहाँ पे। एंड सर नीचे कितना मिला? यहाँ पे 1000 आया
नीचे कितना आया 30% ऑफ व्हाट बाई जी लिमिटेड, तो 30% ऑफ 1 रुपीज दैट इज 30 पैसा, 30 पैसा इंटू 500 करो, 30 पैसा इंटू 500 करो तो 150 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा। सर 150 रुपए की बातें हो रही, यस भैया 150 रुपए का डिविडेंड मिला। क्लियर विद दिस, अच्छे से ध्यान रहा है। चलो नेक्स्ट, ऑन 31 मार्च 2011, अभी ये इजी चीजें मैं थोड़ा स्पीड में भी पकड़ूंगा, ध्यान रखना। 31 मार्च 2011 को मार्केट कोटेशंस दिए हैं, वैल्यू ऑफ 22 रुपीज एंड 29 रुपीज पर शेयर। बोल रहे 1/4/2010 को आप लोग कॉस्ट परचेस करें तो ये हुआ डेट ऑफ परचेस, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बोल रहे 31 मार्च 2011 को, मतलब आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर शेयर का प्राइस क्या हो रहा है देखो, 22 रुपए एंड 29 रुपीज डी लिमिटेड एंड जी लिमिटेड रिस्पेक्टिवली, माने डी लिमिटेड का 22 रुपए हुआ एंड जी लिमिटेड का 29 हुआ। प्लीज गाइस कम ऑन, इस 20 रुपए का 22 रुपए होता है एक साल में, इस 30 का 29 होता है एक साल में, तो क्या कैपिटल गेन कैपिटल लॉस दिख रहा है आपको यहाँ पे? सही है सर, कैपिटल गेन दिख रहा है, कैपिटल लॉस दिख रहा है। यहां पर अगर देखूं तो 2 रुपए का गेन हुआ है, यहां पर अगर देखें तो 1 रुपए का लॉस हुआ है। नेट नेट में साहब हमें 1 रुपए का लॉस हुआ है, बट नेट हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे इधर 1 रुपए, क्यों? बिकॉज दोनों के क्वांटिटी अलग है, समझ रहे हो क्या? क्लियर विद दिस, तो ये चीज ध्यान में रखना है। 1000 शेयर्स के लिए 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, माने 2000 शेयर 2000 रुपए का कैपिटल गेन हुआ, किसके अगेंस्ट? डी लिमिटेड के शेयर्स के अगेंस्ट, एंड जी लिमिटेड के अगेंस्ट 500 इंटू -1 माने 500 रुपए का लॉस हुआ। तो 1000 इंटू 2 2000 माइनस 500 रुपए का लॉस, मतलब नेट में प्रॉफिट कितना हुआ कैपिटल गेन में? कैपिटल गेन हुआ 1500 रुपए, 1500 रुपीज, 2000 रुपीज प्रॉफिट कैपिटल गेन एंड 500 रुपीज कैपिटल लॉस। सो 2000 प्लस माइनस 500 दैट इज 1500 नेट कैपिटल गेन, प्लस इसका इनकम कितना बना 1000 रुपीज एंड 150 रुपीज दैट इज 1150। सो ये 1500 का नेट कैपिटल गेन प्लस 1150, कांट वी से दैट दिस इज द टोटल रिटर्न गेट, टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विद इन फर्स्ट 1 ईयर? बस दिमाग लगा रहे, whatever we are reading we are just converting that to the understanding. Are you guys getting my point? हम बस उसी को कन्वर्ट कर रहे हैं, जो जो उससे निकल सकता है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना, क्वेश्चन आगे आएगा तब समझेंगे, समझ रहे हो क्या? बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्टली कि दिस इज नेट कैपिटल गेन। अगर खुद का पैसा होता तो तुम लोग इतना दिमाग लगा दे कि नेट कैपिटल गेन कितना हुआ एंड सर ये डिविडेंड इनकम कितना हुआ, तो मेरा तो टोटल इनकम इतना हुआ ना एक साल में दोनों का मिला के। सो 2650 is what my total income. Are you guys getting clear with this? Next point. On 1st 4 2011 investment advisors indicate, investment advisors ने कुछ चीजें इंडिकेट करी है, ध्यान रखो कब? एक साल के बाद, इमीडिएटली दूसरे दिन, that the dividends from D Limited and G Limited for the year ending 31st March 2012, मतलब उसके एक साल बाद, मतलब ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डेट के 2 साल बाद, first after for the year ending 31st March 2012 are likely to be मतलब शायद इतना हो सकता है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंटिसिपेट कर रहे हैं, likely to be 20% एंड 35%, सोच रहे हैं कि शायद सर एक साल बाद और एक साल बाद 20% एंड 35% रहेगा किसका? डी एंड जी का रिस्पेक्टिवली। एंड सेकेंड चीज भी देखो क्या बोल रहे हैं, एंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ मार्केट कोटेशंस, एंड बोले शायद इनका मार्केट प्राइस कितना होगा, मार्केट कोटेशंस माने मार्केट प्राइस कितना होगा, प्रोबेबिलिटीज दिया उसका 31 मार्च का दिन का कि सर 20% प्रोबेबिलिटी, 0.2 प्रोबेबिलिटी माने 20% प्रोबेबिलिटी कि 22 रुपए रहेगा डी का, जी का 29 रुपए, 0.5% प्रोबेबिलिटी 25, इसका 31, 0.3% सॉरी 0.5% नहीं 0.5 माने 50%, 0.3 माने 30%, 28 एंड 33। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइजेस बता दिए एक साल बाद के, एक्सपेक्टेड डिविडेंड इनकम भी बता दिए एक साल बाद का, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, गाइस कम ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ द क्वेश्चंस, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो, बोले पोर्टफोलियो से कितना एवरेज रिटर्न मिला आप लोगों को फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011, बिकॉज दिस इज व्हाट द रियलाइज्ड, ये हो चुका सिनारियो है, ये हो चुका सिनारियो है, ऑलरेडी पता है कि कंपनी इतना डिविडेंड दे चुका, ऑलरेडी हम 31 मार्च 2011 के दिन खड़े हैं, तभी तो वर्डिंग यूज करे कि 30% डिविडेंड पे करे, 10% डिविडेंड पे करा, एंड आज का प्राइस कितना वो भी दे दिया। सो वी ऑलरेडी नो कि दिस इज द व्हाट पास्ट एक ईयर का, माने दिस इज व्हाट एवरेज रिटर्न, रियलाइज्ड रिटर्न,
रियलाइज रिटर्न वर्ड देते तो भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। एवरेज रिटर्न निकालने को बोल रहे हैं बट स्टॉक का नहीं निकालने को बोल रहे, वो बोल रहे कि तुम लोग पोर्टफोलियो का निकालो, पूरा की पूरा पोर्टफोलियो का निकालो। तो कैसे निकालेंगे साहब, हम लोग क्या करेंगे, वेटेड एवरेज करेंगे। कैन वी डू वेटेड एवरेज? इंडिविजुअल स्टॉक का देखते हैं, डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन, एंड दोनों इंडिविजुअल स्टॉक का आने के बाद उसको वेट लगा देंगे हम लोग, समझे? तो वेटेड एवरेज बन जाएगा, वेरी इजी। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न। अभी एक्सपेक्टेड वर्ड यूज करें मतलब फ्यूचर का पूछ रहे हैं। एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो फॉर द ईयर एंडेड 11/12 माने 31 मार्च 12 पे जो एंटीसिपेटेड प्राइजेस आए उसको यूज करके एंड जो एंटीसिपेटेड डिविडेंड इनकम है इनको यूज करके कितना रिटर्न होने का संभावना है। तो सर वो एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न अगेन पोर्टफोलियो का पूछे तो अगेन वेटेड एवरेज ही लेंगे बट एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे लेंगे। नेक्स्ट, एडवाइज एक्स कंपनी लिमिटेड, एक्स कंपनी को एडवाइस करो बोल रहे। देखो साहब कितने बड़े लोग हो गए आप, आपको एडवाइस करने को बोल रहे। ऑफ द कंपैरेटिव रिस्क इन टू इन्वेस्टमेंट्स बाय कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डिविएशन इन ईच केस। हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में माने हर एक स्टॉक का आप क्या बोल रहे, तुम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो एंड कंपेयर करो कि दोनों में कंपैरेटिव रिस्क कितना है। ये दोनों जो इन्वेस्टमेंट है डी एंड जी वाला, ये दोनों में कंपैरेटिव रिस्क कितना है, डी का रिस्क कितना, तो डी का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, जी का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, दैट्स इट गाइस। कम ऑन, वेरी इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई सवाल नहीं होना चाहिए, समझे? आप लोगों को बस दिमाग लगाना है। अभी तक जो भी चीजें कर रहे थे वहां पे डायरेक्टली ये चीज दिया हुआ था, वहां पे डायरेक्टली ये नहीं तो ये चीज, ये पास्ट रिटर्न्स दिए हुए थे, नहीं तो साहब ये फ्यूचर रिटर्न दिया हुआ था। अभी बस इसी का यूज करके हम लोगों को क्या करना है साहब, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। बट पहले हम लोगों को अभी ये चीज दिया हुआ नहीं है, ये हमें फर्स्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड फिर हम लोग सिंपल, हम लोग अभी तक जो जो करते थे वैसा ही चीज करना है, ठीक है? बस वी नीड टू कैलकुलेट दिस एंड फॉर दैट वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल गेन, वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ डिविडेंड इनकम, दैट्स इट। So this is how guys you need to calculate. I believe you should be able to ideally ड्राफ्ट लेवल पे तो इसका कैलकुलेशन शुरू करो एंड ड्राफ्ट लेवल पे कैलकुलेशन होने के बाद देखो चेक करके क्या आपका आंसर मैच होता है, ठीक है भैया? चलो तो शुरू करो साहब, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, पॉज करना वीडियो को, पूरा की पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, पॉज करो वीडियो को, प्लीज जेन्युइनली करना, ऐसे मत करो प्लीज मेरे साथ, जेन्युइनली करो एंड जेन्युइनली सॉल्व करो, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना? चलो करिए साहब। चल अभी मैं ऊपर ये जो सब चीजें करके रखा था ना, ये वाला पार्ट है ना, मैं अभी रफ कर दूं क्या? ये बस ड्राफ्ट पार्ट है, आपको समझ में आ रहा है? इसमें से सिर्फ ये ऊपर वाला रफ कर देते बिकॉज ये तो बस हम नेट गेन निकाल रहे थे टोटल, उसका कोई रिलेवेंस नहीं आएगा क्योंकि हमें तो यहाँ पे वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा ना साहब, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन में तो हमें एवरेज रिटर्न निकालना है, काफी ईजी है, ध्यान दो एकदम अच्छे से। एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि साहब ये जो लास्ट में दिया एडवाइज एक्स कंपनी लिमिटेड कंपैरेटिव रिस्क जो है इन दोनों इन्वेस्टमेंट में बाय कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डिविएशन, तो क्या सर हम स्टैंडर्ड डिविएशन 2011 का पोस्ट मतलब ये जो पहला ईयर है इसका निकाले पास डेटा पे या सर फ्यूचर का निकाले? तो गाइज जब वो बोल रहे कि आप लोग 31 मार्च 2011 को बैठे हो, ठीक है, एंड आगे का एक्सपेक्टेशन भी दिए है, तो वो चाहते हैं आपसे कि ये आगे का एक साल में कितना रिस्क होएगा उसका निकालें। तो गाइज स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए ये वाला पीरियड कंसीडर करना, नॉट द पास्ट पीरियड, क्लियर? रिस्क हम लोग इधर का लेंगे क्योंकि लॉजिकल बात है साहब, पास्ट पीरियड के बेसिस पे लेके कोई सेंस नहीं बनेगा जब हमारे पास एक्सपेक्टेशन अवेलेबल है। आर यू गाइस गेटिंग? पास्ट पीरियड तो हो चुका, अब जब हम एक्सपेक्ट कर रहे कि इतना यहाँ पे होगा तो फिर हम लोगों को रिस्क निकालना इसके डेटा के बेसिस पे, फ्यूचर डेटा के बेसिस पे जरूरी है। समझ गए? लॉजिक है, क्लियर है? तो अगर इस दिक्कत की वजह से अगर कोई रुक गया होगा और उसको चांस मिल गया होगा, रीजन मिल गया होगा कि नहीं करेंगे सॉल्व, तो भाई अब वो भी रिस्क आपके पास, वो भी चांस नहीं है, तो इज्जत में सॉल्व करो, जेन्युइनली सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो को एंड सॉल्व करो, ठीक है? क्लियर क्या? चलो गाइस, अरे बहुत चालाक रहते हैं ना सब लोग, कुछ बच्चे बहुत चालाक रहते हैं कि अरे यार ये तो ध्यान में नहीं आ रहा है, फिर क्यों करे, फिर हम वेट ही करेंगे। ऐसा नहीं करना प्लीज, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओगे तो सब चीजें सॉल्व हो जाएगी। अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो यहाँ पे तो सब चीजें हो जाएगी, एग्जाम में कुछ नहीं होगा, एग्जाम में बहुत दिक्कत आएगा, ध्यान रखना। बिकॉज ये पेपर वैसा है, अभी बहुत इजी लग रहा होगा आपको, एग्जाम में जब वो 3 घंटे बैठोगे ना तब ध्यान में आएगा कि क्या क्या होता है आपके साथ, ठीक है? चलो गाइस,
डरा नहीं रहा हूं, बट सिंसियरली करना प्लीज, इसको सीरियसली करना एंड जेन्युइनली करना, दैट्स इट। ठीक है, चलो। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ, एक सेकंड, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो फॉर ईयर एंडेड 2011। इसी को ब्रैकेट में बस लिखे देना, रियलाइज्ड रिटर्न, पास्ट डेटा। ठीक है, बस एवरेज रिटर्न कितना मिला 2011 के साल में वो पूछ रहे, तो पूछते हैं तो हम लोग सॉल्व भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है चलो गाइस कम ऑन। सो हम लोग क्या करें, हम लोग एक तो सर पहले तो है ना हर एक किसका निकाल लेते हैं, फर्स्टली निकाल लेते हैं फॉर व्हाट डी लिमिटेड। आइदर आप इसको टेबल फॉर्मेट में कर सकते हो, इंस्टीट्यूट जैसे करता है, या आप लोग इसको है ना सिंपली 1 by 1 सॉल्व भी कर सकते हो। हम लोग 1 by 1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो डी लिमिटेड का देखते हैं सबसे पहले। डी लिमिटेड का कैपिटल गेन कितना हुआ, क्लोजिंग प्राइस, नहीं तो मार्केट प्राइस, एट 31 मार्च 2011 माइनस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना है साहब, देख लो चलो क्वेश्चन में। मार्केट प्राइस कितना है, 22 रुपये। ठीक है, 31 मार्च 11 का कोट 22 रुपये। सो 22 माइनस इन्वेस्टमेंट प्राइस कितना है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 20 रुपये, 20,000 बाई 20,000 बाई 1,000 रुपये, तो 20,000 बाई 1,000। ठीक से लिखना प्लीज, डायरेक्ट 20 रुपये मत लिखना प्लीज, 20,000 बाई 1,000 करके प्रॉपर लिख लेना। तो 2 रुपये बन रहा है पर शेयर, 2 रुपये पर शेयर बन रहा है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम कितना दिया डी लिमिटेड ने, 10%, 10% ऑफ फेस वैल्यू, ये जानबूझ के लिख रहा हूं फेस वैल्यू ऑफ शेयर। सो डिविडेंड इनकम पर शेयर, ये सब पर शेयर कैलकुलेशन चल रहा है, ध्यान में रखो। कैपिटल गेन पर शेयर, ये भी पर शेयर ही ले रहे, पर शेयर निकालो नहीं तो कुछ भी निकालो, हमें अल्टीमेटली परसेंटेज निकालना है साहब, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो क्या। ये फेस वैल्यू को चाहे तो है ना अंडरलाइन कर लेना, सेल्फ नोट, डोंट कंसीडर मार्केट वैल्यू ओवर हियर, लिखे लो ये, कितना भी आपको पहले से पता हो तो भी लिखे लो, डोंट कंसीडर मार्केट वैल्यू हियर, market value as relevance only when dividend yield has been mentioned। जब डिविडेंड यील्ड बोलेंगे तभी मार्केट वैल्यू का रिलेवेंस है साहब, हैज बीन मेंशन्ड। ठीक है, सेल्फ नोट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी तो इजी है सब कैलकुलेशन। 10% ऑफ 10 रुपए दैट इज 1 रुपए पर शेयर। तो परसेंटेज रिटर्न, तो सीजी प्लस डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर दैट इज डीपीएस। ठीक है, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, तो 2 रुपए प्लस 1 रुपये दैट इज 20 रुपीज का कॉस्ट था। 3/20 करो कितना होता है ढूंढ लो, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर दो। 3/20 15 होता है क्या, हाँ 15% ना, 15% पर एनम।
ठीक है। सो 15% आ गया सर डी लिमिटेड का। वैसे ही जी लिमिटेड का निकाल लो, इसे 1 by 1 कर सकते हो, नहीं तो टेबल फॉर्मेट में भी कर सकते हो। सही है क्या? टेबल फॉर्मेट में थोड़ा कष्ट बच जाएगा आपका। नेक्स्ट कैलकुलेशन टेबल फॉर्मेट में करेंगे जैसा इंस्टीट्यूट करता है, ठीक है, ताकि आप लोगों को वो चीज ध्यान में आ जाएगा। डी लिमिटेड जी लिमिटेड, ठीक है। जिसको एलर्जी होता है टेबल से वगैरह कि कौन से कॉलम कितने कॉलम, तो उसके लिए ये इजी वे है। थोड़ा कष्ट एक्स्ट्रा लगेगा लिखने का, डबल डबल चीज़ें लिखनी पड़ेंगी फॉर्मूला वगैरह, बट ठीक रहेगा। बट जिसको एलर्जी नहीं है भैया, आदत हो गई, तो प्लीज़ कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन मूव अहेड विद दिस। जी लिमिटेड का कैपिटल गेन, टेबल में ये वाला चीज डबल डबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। कैपिटल गेन पर शेयर ही ऑब्वियसली, ठीक है। तो मार्केट प्राइस एट 31 मार्च 2011 माइनस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। इसके इसमें लॉस था इफ यू रिमेंबर, लिख के ले लो, पर शेयर है ये। आपको अलग अलग कलर के पेन का ऑप्शन नहीं है, तो लिखते समय ही सब चीज़ें सेम रहेगी। देखो 30 रुपये का 29 रुपये हुआ है, हम लोगों ने समराइज कर चुके हैं ना। 30 रुपये का 29 रुपये हुआ है, तो मार्केट प्राइस 29 रुपीज़ माइनस 30 रुपीज़, तो 1 रुपये का तो यहाँ पे लॉस है। तो प्लीज़ यहाँ पे कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन या लॉस, कैपिटल गेन ऐसा करो, कैपिटल गेन या ब्रैकेट में लॉस। समझ रहे हो क्या? क्लियर? तो 1 रुपी इज द लॉस। डिविडेंड इनकम, %30 ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ऑब्वियसली दिस इज अगेन डीपीएस, दैट इज पर शेयर। समझते हो क्या? डीपीएस माने डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। तो 30% फेस वैल्यू कितना था, ₹1, तो 0.30, तो टोटल इनकम कितना हो रहा है, परसेंटेज रिटर्न। परसेंटेज रिटर्न सीजी प्लस डीपीएस डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इंटू 100। सीजी 1 रुपये का लॉस एंड ये गेन, तो 0.30 माइनस 1 कर दूँ तो दिखेगा आपको वो अच्छे से। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितने का था रे इसका, कॉस्टिंग कितना था, 5×15, 30 रुपये का कॉस्ट था, राइट। तो 30 रुपये, 30 रुपये, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 30 रुपये, आर यू गाइस गेटिंग? यहाँ पे डायरेक्टली 30 रुपये लिखे थे ना, इसलिए दिक्कत हुआ था। यहाँ पे लिखते हैं 15,000 डिवाइडेड बाई 500, ठीक है। तो 30 रुपये ध्यान में आएगा, ठीक है। चलो, सो -0.7 यहाँ पर लॉस ही आएगा, डिवाइडेड बाई 30, 0.7/30 करो, देखो कितना होता है, इंटू 100, 2.33% का लॉस है, निगेटिव 2.33%, ठीक है। चलो, सो एवरेज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेटेड एवरेज of individual stock returns, ठीक है। सो वेट ऑफ डी एंड जी नाम है ना, वेट ऑफ डी एंड वेट ऑफ जी, वेट ऑफ डी इंटू रिटर्न ऑन डी प्लस वेट ऑफ जी इंटू रिटर्न ऑन डी, रिटर्न ऑन जी, सॉरी। वेट ऑफ डी कितना हुआ रे साहब, देख लो। मार्केट वैल्यू के वेट्स लेने प्लीज, सॉरी कॉस्ट वैल्यू के वेट्स लिए तो भी चल जाएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार कॉस्ट वैल्यू के वेट्स ले लो, कितना होता है। आइडियली उसके ना मार्केट वैल्यू के वेट लेना बेटर होता है, तो हम लोग देखते हैं कॉस्ट वैल्यू के, बट इंस्टीट्यूट यूजुअली कॉस्ट वैल्यू के बेसिस पे लेता है, ये ध्यान रखो, ठीक है। इंस्टीट्यूट यूजुअली ना कॉस्ट वैल्यू के बेसिस पे लेता है, तो ध्यान रखो आपका वेट कितना था, ठीक है। मार्केट वैल्यू भी वेट्स हो सकते हैं, बट कॉस्ट वैल्यू के ही वेट्स लेना। हम नोट लिख देंगे नीचे, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 35,000,
सर 35,000 कहाँ से आए भाई? 20,000 प्लस 15,000, 35,000 इंटू रिटर्न ऑन डी कितना हुआ था हमारा? 15% प्लस 15,000 बाई 35,000 इंटू निगेटिव 2.33%। निगेटिव्स प्रॉपरली दिखाते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, कर लो इसका कैलकुलेशन। 20/35 इंटू 15%, 20/35 इंटू 15, 8.57%। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ढोक लो तो माइनस करना। 15/35 इंटू 2.33, 0.9986, 0.9986 है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली ये कर लेंगे, 8.57 माइनस 0.9986 मतलब 7.57 आ रहा है, 7.57% अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये बना मेरा मार्केट कॉस्ट वैल्यू के वेट्स के बेसिस पे। वेट्स आर कंसीडर्ड नोट। थोड़ी मेरी यहाँ जगह कम है तो नहीं है मेरे पास 2 पेजेस, ठीक है चल जाएगा, मैं नीचे लिख के देता हूँ प्रॉपर नोट। weights have been considered as cost basis। एक चीज ध्यान में रखना, इंस्टीट्यूट यूजुअली क्या करता है, जब भी पास्ट डेटा रहता है ना, पास्ट डेटा, तो कॉस्ट के बेसिस पे लेगा पास्ट के डेटा के लिए, क्योंकि एक थोड़ा सेंस भी बनता है कि सर जो बेस था हमारा वो कॉस्ट था, समझ रहे हो क्या? तो वो चीज के बेसिस पे लेता है। कभी कभी वो मेजोरली टाइम फ्यूचर डेटा रहेगा तो मार्केट वैल्यू वेट्स के बेसिस पे लेगा, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे वेट्स लेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, ये कॉस्ट बेसिस पे लिए लिख देना जो भी ले रहे हो। ठीक है, तो ये नोट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, एग्जाम में नोट काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज ध्यान में रखना प्लीज। ठीक है, चलो तो ये चीज हो गई आपका। उसके बाद में नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो फॉर द ईयर 2011-12। क्वेश्चन नंबर 2, calculation of expected average return of portfolio for year 2011-12। ठीक है, एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न निकालना है तो हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करेंगे, सिंपली है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग टेबल के फॉर्म में करते हैं तो और ज्यादा बेटर रहेगा। पहले तो है ना एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइजेस का कैलकुलेशन कर लेते हैं एंड फिर एक टेबल बनाएंगे। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइजेस ऑफ डी लिमिटेड एंड जी लिमिटेड, जाओ ऊपर एंड इसका है ना कैलकुलेशन कर लो कितना बनेगा एक्सपेक्टेड में। तो इसे 3 कॉलम तो ये के ये छापना एंड उसके बाद में सिर्फ नीचे है ना मल्टीप्लीकेशन कर लेना, पी इंटू डी वाला एक कॉलम इधर ऐड करना, पी इंटू ये वाला। ठीक है, तो पी इंटू क्या बोलेंगे, प्राइस, पी इंटू प्राइस, पी माने ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एंड यहाँ पे पी इंटू प्राइस ऑफ जी एंड यहाँ पे प्राइस ऑफ डी। ठीक है, तो ऐसे करना तो आपको है ना कैलकुलेशन हो जाएगा एकदम इजीली। ऐसे ना 1 2 3 4 5 कॉलम्स बनाना, प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में पी, प्राइस ऑफ जी, पी इंटू जी, उसके बाद में प्राइस ऑफ, सॉरी पहले डी था ना, तो पहले डी ले लेते हैं, पी इंटू डी एंड यहाँ पे जी,
तो देन पी इंटू जी, ठीक है, इसका समेशन कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर। प्रोबेबिलिटी कितना है 0.2, 0.5, 0.3, 22, 25, 28, 0.2, 0.5, 0.3, 22, 25, 28 and after that 29, 31, 33, 29, 31, 33, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करो, 22 इंटू 2, 0.2, 4.4, 25 इंटू 0.5, 12.5, 0.3 इंटू 28, 8.4, इसका टोटल ले लो, इसका टोटल लेंगे तो 0.4 प्लस 4.4 प्लस 12.5 प्लस 8.4, 25.3%, ठीक है। सॉरी 25.3 प्राइस आ रहा है ना, ये हमारा परसेंट क्यों ले रहा हूँ मैं गलती से। 29 इंटू 0.2 तो ये बनेगा 5.8, आफ्टर दैट 0.5 इंटू 31 तो 15.5 एंड 33 इंटू 3 9.9 आएगा, 9.9, इसका टोटल ले लो, 9.9 प्लस 15.5 प्लस 5.8, 31.2। तो दीज आर द एक्सपेक्टेड प्राइजेस, एक्सपेक्टेड प्राइजेस आफ्टर ईयर एंड, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्राइजेस लेंगे ईयर एंड के बाद तो ये बन जाएगा, इसका समेशन लेके हम लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी सर ये एक्सपेक्टेड प्राइजेस तो चलो ठीक है, हम लोगों को सिंपल कैलकुलेशन करना है अगेन वेटेड एवरेज ही, और इसमें एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है वो भी तो हम लोग देख लेंगे, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड देख लो, एक्सपेक्टेड डिविडेंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड दोनों ले लो, डी लिमिटेड एंड जी लिमिटेड। डी लिमिटेड का एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है रे साहब 20% एंड 35%। अभी ध्यान देना, ये जो 20% बोल रहे, ये जो 20% बोल रहे, ये 20% अब किसका लेंगे एक्सपेक्टेड डिविडेंड, 20% ऑब्वियस है अगेन फेस वैल्यू का, 20% ऑफ फेस वैल्यू दैट इज ₹10 एंड उसके बाद में क्या करें 35% ऑफ फेस वैल्यू दैट इज ₹1। ध्यान में आ रहा है क्या आपको? ₹2 एंड यहाँ पे बन रहा है साहब ₹0.35, ठीक है। तो ये दोनों के इनकम तो हमें मिल जाएंगे साहब। अभी इसका सिर्फ एक्सपेक्टेड प्राइजेस का कंपैरिजन कर देना था हम लोगों को विद द ओपनिंग प्राइस, माने कैपिटल गेन निकालने के लिए। तो कैन वी डू दैट थिंग? चलो नहीं, हम कर लेते हैं, एक टेबल ही बनाएंगे, हम टेबल ही बनाते हैं, पर्टिकुलर्स एक टेबल बनाते हैं अच्छा वाला, तो उसमें पूरा की पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। पर्टिकुलर्स डी लिमिटेड, जी लिमिटेड, यूजुअली इंस्टीट्यूट इस वे में करता है कि सब टेबल में ही कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इसका है ना पहले ओपनिंग ईयर प्राइस, ओपनिंग प्राइस, देन एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड ईयर एंड प्राइस, ये हमें मिल चुका है। थर्ड वन कैपिटल गेन 1 माइनस 2, सॉरी 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, आफ्टर दैट एक्सपेक्टेड डिविडेंड इनकम, ये भी हम लोग निकाल चुके हैं। देन फिर टोटल एक्सपेक्टेड इनकम इन ब्रैकेट अमाउंट, 6 में टोटल एक्सपेक्टेड इनकम, टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल दो, तो परसेंटेज, इस परसेंटेज का कैलकुलेशन कैसे करेंगे 5 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कॉस्ट,
तो 5 डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस, ठीक है ना, एक साल में कितना रिटर्न मिला उसका ओपनिंग प्राइस से कंपैरिजन करेंगे गाइस, कम ऑन। एंड देन सर एक्सपेक्टेड रिटर्न तो मिल जाएगा, फिर वेट्स निकालने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे फ्यूचर वैल्यूज लेने पड़ेंगे, फ्यूचर वैल्यूज दिए एक्सपेक्टेशंस है, तो वेट्स ऑन मार्केट वैल्यू बेसिस। ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू कौन से, ओपनिंग वाले, सही है, क्योंकि वहां वो हमारा बेस है ना अभी, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दैट वन। तो वो चीज हो गया। अभी करो कैलकुलेशंस, देखो टेबल बन गया एकदम लॉजिकल सीक्वेंस में। आप लोग, आपको सिर्फ है ना क्या करना है, यहाँ पे नंबर्स पुट करने हैं। तो ओपनिंग प्राइस कितना था मेरा, ओपनिंग प्राइस कितना था मेरा, एक बार देखोगे 22 एंड 29 कुछ था, 22 एंड 29 था ओपनिंग प्राइस, दिया था ना इधर 1/4/2011 को, मतलब 31 मार्च 2011 को। तो 22 एंड 29, 22 एंड 29, 22 29। एक्सपेक्टेड ईयर एंड प्राइस कितना है 25.3 एंड 31.2। तो कैपिटल गेन 25.3 माने 3.3 का ये बन गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट 2.2 का ये बन गया। एक्सपेक्टेड डिविडेंड इनकम 2 एंड 0.35। तो टोटल एक्सपेक्टेड इनकम इज हाउ मच, 5.3 एंड 2.55। क्लियर, 5.3 एंड 2.55। टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसका रिटर्न ले लो बेस्ड ऑन व्हाट 22, 5.3 बाई 22 इंटू 100, 24.09%। एंड आफ्टर दैट 2.55 डिवाइडेड बाय 29, लॉजिकल एकदम ये चीज 8.79%, ठीक है। वेट्स लो ऑन मार्केट वैल्यू बेसिस, बट ये कौन सा मार्केट वैल्यू, ओपनिंग मार्केट प्राइसेस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स भी करना जरूरी है, ध्यान में रखना, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे। 22 इंटू 1000 था हमारा, राइट, 22,000। तो 22,000 डिवाइडेड बाय टोटल करना 29 इंटू 500 शेयर्स थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 500 थे, 29 इंटू 500, 14,500 प्लस 22,000, 36,500, 14,500 डिवाइडेड बाय 36,500, सो 22 बाय 36.5, 60.27%। एक सेकेंड होल्ड करो प्लीज। यस, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से, इंस्टीट्यूट के मैथ से चेक कर रहा था, उन लोगों ने मार्केट वैल्यू वेट्स ही गलत ले लिया। उन लोगों ने इधर लिया है कुछ 45% एंड 29%। भैया इनको समझाओ कि इन दोनों का टोटल 100% होना चाहिए, जो नहीं हो रहा, ठीक है। तो उन लोगों ने गलत कर दिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैलकुलेशन हम लोग सही कर दिए। तो इसका वेट्स क्या बनता है देखो, 0.6027 माने 60.27%, 60.27%। एंड इसका कितना आ रहा था, 100 माइनस 60.27 करो, 39.73%, ठीक है। सो आई बिलीव आप लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान में आ गया ये चीज, ठीक है। एंड अभी वेटेड एवरेज रिटर्न निकाल लो। वेटेड एवरेज रिटर्न इज इक्वल टू 24.09% इंटू 0.6027 प्लस 8.79% इंटू 0.3973। हम लोग इधर है ना पॉइंट में ही आंसर दे देते हैं, मतलब कंफ्यूज नहीं होगा। 0.6027 0.3973, ठीक है। सो फाइनल आंसर वुड बी, अभी ये करना पड़ेगा कैलकुलेशन, 0.6027
14.52 प्लस 8.79 into 0.3973 3.49 plus 14.52 18.01%. दिस शुड बी द वेटेड एवरेज रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो आने वाले एक साल में, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर 18.01। इंस्टीट्यूट के मैट में ये गलत दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 13.38% जो कि रॉन्ग है, ठीक है। हम लोगों का ऊपर कितना आया था 7.57%, उन लोगों का था 7.55%। चलो ठीक है, वो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाला 18.01% है, ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप यू गाइस आर क्लियर। ये वाला आंसर उनका सही था एक्सपेक्टेड, उन लोगों ने सिर्फ यहाँ पे गलती कर दिया, वेट्स में गलती कर दिया, तो वो ठीक है, वो दिख भी रहा है क्विकली, आप लोगों को भी ध्यान में आ जाएगा कि गलती है तो है, कोई उसमें मतलब पूछ नहीं बोल नहीं सकते हम लोग कि हमारा कुछ रहेगा, समझ रहे, क्लियर। तो चल, दो क्वेश्चन हमारे हो गए। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन थर्ड वाला, एडवाइज द एक्स कंपनी लिमिटेड, कंपैरेटिव रिस्क निकालना है, काफी इजी है साहब, जो हम लोग टेबल करते हैं उसी हिसाब से करना है। थर्ड वाला कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कंपैरेटिव रिस्क, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन बोल दो इतना लिखने के बजाय। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, ऐसा बोलते हैं हम लोग। एंड रिस्क के बेसिस पे हम लोगों को है ना बताना पड़ेगा, तो पहला ले लो डी लिमिटेड, फर्स्ट ए बोल दो डी लिमिटेड। डी लिमिटेड का कैलकुलेशन करना है तो सिंपल सी बात है साहब, हम लोगों को पूरा की पूरा एक्सपेक्टेशन वो टेबल बनाना पड़ेगा कि कितना बन रहा है। तो हमारा जो एवरेज रिटर्न था उससे हम लोगों को है ना टेबल ये करना पड़ेगा, एवरेज रिटर्न जो आया एक्स वाला एक्स बार, तो एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर, देन उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, देन पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर, एंड ये जो टोटल बना देन इसको हम लोग स्क्वायर आउट ले लेंगे। तो इस हिसाब से हम लोगों को पूरा की पूरा कैलकुलेशन करना है। फटाफट से टेबल ड्रॉ करो, चलो 1 मिनट रुकना बस, आपको मैं बताता हूँ, नहीं तो आप गड़बड़ कर लोगे। हर एक इसमें करना पड़ेगा हमें कैलकुलेशन ना, एक्सपेक्टेड गेन का वगैरह, ठीक है। गड़बड़ मत करना, बस याद आएगा आपको, जैसे हम लोग करते थे वैसे ही करना है, बाकी कुछ नहीं है। तो पहला कॉलम बनेगा प्रोबेबिलिटी वाला, सही है, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में पी ले लो, ठीक है। उसमें एक्सपेक्टेड प्राइस, ये एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा, तो एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन कितना है वो भी निकालना पड़ेगा हमें। एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना आएगा वो भी निकालना पड़ेगा, ये तो डिविडेंड तो पता ही है हमें। फिर एक्सपेक्टेड टोटल रिटर्न कितना आएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न का मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी करेंगे तो पी इंटू ई आर आएगा, तो ये हमें मिल जाएगा एवरेज रिटर्न, समझे, ऐसा ही करते हैं हम लोग एवरेज रिटर्न। और फिर ये जो ई आर डैश है या, ठीक है, ईयर बार, तो उसके हिसाब से हम लोग आगे स्टैंडर्ड डिविएशन करेंगे। तो एक बार अच्छे से ये ना टेबल पूरा बनाना पड़ेगा, एक सेकंड दो मुझे प्लीज। अगर थोड़ा इजी कर दे, इस टेबल को कम करे, बिकॉज ये इतना बैठेगा नहीं ना इधर, तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं, ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें मिल रहा है ना, तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मिल रहा है ये ई आर बार फिर से निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ई आर बार अगेन ऊपर आ चुका है ऑलरेडी हमारा। ये देखो ई आर बार टोटल एक्सपेक्टेड इनकम, ये जो है 5.3 एंड 2.55, तो ये ऑलरेडी आ चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इधर डेविएशन ले लेते हैं उसका, ठीक है। ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा ना ये मेरा आएगा एक्स, राइट। तो इसका जो ईयर बार आ चुका है 5.3, एक्स माइनस 5.3, तो वो डायरेक्टली एक्स बार ले लेंगे, ठीक है। सो ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आया, मैं इसके कॉलम थोड़े कम करता हूं, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक सेकंड होल्ड करो बस, एक्सपेक्टेड रिटर्न, देन एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आर बार, इसे कर लेंगे,
ठीक है, आर बार जो 5.3 है एंड आर बार इज इक्वल टू 5.3 वी नो, ठीक है। एंड उसके बाद में फिर इसका ब्रैकेट स्क्वायर, इमीडिएटली इसका ब्रैकेट स्क्वायर ले लेंगे हम लोग एंड फिर इसको है ना पी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, पी इंटू ई आर, हाँ ऐसा ही कर लेते हैं, इधर ही लास्ट वाला ही कॉलम बना लेते हैं। सो पी इंटू ई आर माइनस आर बार ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। सो इतने ही कॉलम बना, मतलब थोड़ा जल्दी, ज़्यादा कॉलम एक्सटेंड नहीं होंगे आपके, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.5, 0.3, ठीक है। सो इस हिसाब से जाओ, आगे कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर बन जाएगा। मुझे थोड़ा टेबल ठीक से रखने दो सो दैट आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो अभी फटाफट नंबर सेव करने हैं। एक्सपेक्टेड प्राइस कितना था हमारा, जाओ ऊपर, मैं देख लूँ क्या मेरे इसमें, आप मॉड्यूल में जाओ देखो क्वेश्चन में, नहीं तो जाने दो बाबा, ऊपर ही रखता हूँ, 22, 25, 28। सेम चीज आपको जी लिमिटेड का भी करना है। एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन कितना होगा, मेरा ओपनिंग प्राइस कितना था, अरे ओपनिंग प्राइस भी 22 ही था ना, तो यहाँ पर तो कैपिटल गेन कुछ भी नहीं है, 0। 22 से 25 हो जाएगा तो 3 रुपये कैपिटल गेन मिलेगा, 22 से 28 हो गया तो 6 रुपये मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना आएगा, वो तो हर साल सेम ही आने वाला है, मतलब हर सिचुएशन में कोई भी प्रोबेबिलिटी हो वो तो 2 रुपये ही बनने वाला है ना, ये वाला एक्सपेक्टेड डिविडेंड इनकम डी लिमिटेड का। तो ये इतना मेरा 22 रुपये का ओपनिंग, उससे कंपेयर करें कैपिटल गेन निकालने के लिए हर सिचुएशन में, एंड 2 रुपये हर सिचुएशन में उतना ही रहेगा। तो टोटल रिटर्न कितना आएगा, 2 रुपये, यहाँ पे 5 रुपये इस सिचुएशन में, यहाँ पे 8 रुपये, ठीक है, यहाँ पे 8 रुपये। अभी देखना साहब, ये कंपेयर कर लो, जो मेरा 5.3 था आर बार स्क्वायर, आर बार इज इक्वल टू 5.3, आंसर 2, आंसर 2 जो है उसका रेफरेंस ले, आर बार इज इक्वल टू 5.3, तो 2 माइनस 2 माइनस 5.3 ब्रैकेट स्क्वायर 10.89 इंटू प्रोबेबिलिटी 0.2, तो ये बना 2.178, 2.178। उसके बाद में 5 माइनस 5.3 माने 0.3 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर 0.09 इंटू 0.5, 0.05, एंड देन आया 8 माइनस 5.3 इंटू इक्वल टू दैट इज 7.29, मतलब स्क्वायर मिल गया, 7.29 इंटू 0.3, 2.187, ठीक है। इसका टोटल ले लो साहब, इसका टोटल ले लो तो वरायंस मिल जाएगा, एंड इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। फॉर्मूला का रेफरेंस दे देना जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.178 प्लस 0.045 प्लस 2.187, 4.41, एंड इसका स्क्वायर रूट ले लो 2.1, ठीक है, 2.1%, 2.1 रुपीज आएगा ये, क्योंकि ये सब कैलकुलेशंस हम लोग रुपये में करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन 2.1 आएगा, ठीक है। हम लोग अगर यहाँ पे कैलकुलेशन परसेंटेज में करते, एक्सपेक्टेड रिटर्न परसेंटेज निकालते, तो हम लोगों का वही बन जाता, सही है। आर यू गाइस गेटिंग? अगर मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न में 2 डिवाइडेड बाई ये वाला चीज करता, 2 डिवाइडेड बाई 22, तो वो परसेंटेज आता, तो हर एक चीज एक्सपेक्टेड रिटर्न का यहाँ पे परसेंटेज में ले सकते थे, एंड फिर हमें आर बार जो आया 5.3 उसका भी परसेंटेज निकालना पड़ता, दैट इज 24.09%। तो फिर इसको कंपेयर करते हैं तो फिर पूरा की पूरा हमारा कैलकुलेशन इन परसेंटेज हो जाता है, ये चीज ध्यान में रखना। बट हम लोग अभी परसेंटेज में नहीं लिए, नंबर्स बेसिस पे ही गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है 2.1 का, क्लियर, 2.1 का। नेक्स्ट मुझे अभी एक पेज ऐड करना पड़ेगा बस इसमें ही, ठीक है। डी लिमिटेड हो गया, वैसे ही जी लिमिटेड करेंगे। एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना है बाकी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ का ले लूंगा इसे कॉपी पेस्ट करने के लिए।
मुझे पसंद है ये चीज, आप लोग नहीं कर सकते, आप लोगों को तो करना पड़ेगा, आप लोगों को सब इज्जत में करना पड़ेगा, आप लोगों के पास ऑप्शन को नहीं। ठीक है, चल अभी मेरा आर बार सिर्फ चेंज करूंगा मैं। ओ माय गॉड, कितना इजी हो जाता ना मेरे लिए, कभी कभी अच्छा लगता मुझे भी। ठीक है, सो ये वाला चीज थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, दैट्स इट। चलो साहब, तो आर बार कितना था मेरा, हाउ मच, आर बार 2.55, आंसर नंबर 2 में जाके 2.55 मिल जाएगा। बाकी नंबर्स मुझे सब चेंज करने पड़ेंगे साहब। ठीक है, कर देंगे, थोड़ा तो काम करना चाहिए ना। चलो साहब, तो एक्सपेक्टेड प्राइस कितना है ये ढोकलो का, देखो यार ऊपर जाके, जी का एक्सपेक्ट 29, 31, 33। एक्सपेक्टेड कैपिटल गेन कितना होगा, शुरुआत कितने से हुई थी, शुरुआत का प्राइस भी 29 ही था क्या, 29 ही था, तो 0, 29 से 31 2, ये 4। एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है इनका, 0.35 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 0.35, 0.35, 0.35 सिनेरियोज वाइज डिविडेंड थोड़ी ना चेंज होता साहब, तो 0.35 टोटल रिटर्न 2.35, 4.35 करो कैलकुलेशन, 0.35 माइनस 2.55 इंटू इक्वल टू 4.84 इंटू 2.968, सेम चीज नेक्स्ट 2.35 माइनस 2.55 इंटू इक्वल टू इंटू 0.5, 0.02, after that 4.35 minus 2.55 into 0.3, 0.972, 0.968 plus 0.02 plus 0.972, 1.96 वरायंस। इसका वरायंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे साहब, हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड एविएशन 1.4। ठीक है, सो 1.4 इज द आंसर। अभी इसका अगर हम देख ले कंपैरिजन करके, तो 2.1 का स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है, इधर 1.4 का आ रहा है, उसमें ज़्यादा रिस्की है साहब 2.1 1.4 से, तो कंक्लूजन दे दो। सिंस द, एक्चुअली बताओ आपको, ये भी तो एब्सोल्यूट नंबर्स में है, तो आपको इसका परसेंटेज निकालना चाहिए, एंड परसेंटेज बेसिस में और ज्यादा बढ़िया कंपैरिजन होगा। अभी यहाँ पे गैप तो बहुत ज्यादा है, अगर परसेंटेज निकाल लो तो देखो सर, शुरुआत कहाँ से हुई थी, 22 रुपए से हुई थी, तो 2.1 ऑफ 22 इंटू 100, तो ये आता है लगभग सर 9.54%, 9.54% का ऊपर नीचे, एंड उसके बाद में आएगा 9.55, और इसका देख लो 1.4 बाई 29, तो इसका आता है 4.82%। तो साहब ये 4.82 तो काफ़ी कम परसेंटेज में है ना, तो ये कम रिस्की है, सही है, तो इस परसेंटेज वाइज ज़्यादा बेटर आंसर बनता है, बट हम लोग इंस्टीट्यूट को भी थोड़ा बहुत फॉलो करना पड़ेगा, सिंस द स्टैंडर्ड डेविएशन इज लोअर इन केस ऑफ डी लिमिटेड as compared to G limited. So G limited, नहीं नहीं सॉरी, लोअर किसके केस में है, लोअर जी लिमिटेड के केस में है एज कंपेयर टू डी लिमिटेड। ठीक है, सो डी लिमिटेड इज मोर रिस्की, is comparatively risky than G limited. जी लिमिटेड डी लिमिटेड कंपैरेटिवली रिस्की है साहब जी लिमिटेड से, कंपैरेटिवली मोर रिस्की बोल
कंपैरेटिवली रिस्की बोला तो भी चल जाएगा, कंपैरेटिवली मोर रिस्की बोला तो भी चल जाएगा। अगर इस केस में परसेंटेज ले तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ नोट, सेल्फ नोट, सेल्फ नोट आइडियली सेल्फ नोट ideally the comparison should be based on, ideally the comparison should be based on percentage deviation. So in D limited SD percentage is how much, 2.1 by 22, 9 point something आया था ना, 2.1 by 22, 9.55%, and in G limited SD percentage is equal to 1.4 by 29 into 100, 4.83%। ठीक है, तो इस हिसाब से साहब ये चीज फॉलो करना चाहिए। कंक्लूजन रिमेन्स द सेम, कंक्लूजन रिमेन्स द सेम, कंक्लूजन सेम ही रहेगा साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये आंसर बनता है फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बड़ा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान में रखना, बाकी कैलकुलेशन काफी इजी है, बाकी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट काफी इजी है, बस आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क कैलकुलेशन करना रहा, पास्ट डेटा फ्यूचर डेटा, तो सिर्फ इतना एक क्वेश्चन देख लो, तो इसको ही सिर्फ BER करके मार्क कर देना बिफोर एग्जाम रिविजन वाइज। सो बिकॉज एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क कैलकुलेशन, पास्ट डेटा, फ्यूचर डेटा, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का, समझे, तो ये पूरा की पूरा इधर ही हो जाएगा। आप लोग एक होमवर्क ले लेना बस कि 2 सिक्योरिटीज का, यहां पे होमवर्क ले लो, एक होमवर्क एडिशनल क्वेश्चन, कैलकुलेट द risk of portfolio based on market value, based on cost basis weights and the बेस्ड ऑन कॉस्ट बेसिस वेट्स ले लेना ऊपर के, एंड दी कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन GD लिमिटेड एंड G लिमिटेड इज 0.3, ऐसा बोल दो, 0.3 का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो इस हिसाब से R का नंबर में दे दिया आपको, ये बस एडिशनल क्वेश्चन है साहब, सो दैट आपको है ना बाद में इसका फॉर्मूला बेस्ड यूज कर लेना है, बस फॉर्मूला बेस्ड करना है। तो कैसे कैलकुलेशन कर लेंगे, अगर हिंट दे दूं मैं आपको तो काफी इजी है गाइस, प्लीज। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, वेट D स्क्वायर इंटू रिटर्न D स्क्वायर प्लस वेट G स्क्वायर इंटू रिटर्न G स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट D इंटू वेट G इंटू SD स्टैंडर्ड डिविएशन D इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन G इंटू R। बस इतना फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर बन जाएगा। मुझे व्हाट्सएप कर देना ये आंसर बनने के बाद, एंड अगर नहीं किया तो देखिए साहब, आपका भला करना है मुझे, तो प्लीज ध्यान रखो, इसका आंसर मुझे व्हाट्सएप कर देना।
फोटो के साथ, ठीक है। चलो गाइस, तो आई होप यू गाइस आर क्लियर, समझ गए आपको। इलिस्ट्रेशन नंबर 12 इज डन नाउ, ठीक है। 12 नंबर का इलिस्ट्रेशन डन हो गया। मुझे नहीं लगता हम टोटल 21 नंबर के क्वेश्चन तक कर पाएंगे इस लेक्चर में, ठीक है। हम लोग बढ़ेंगे आगे। ये इलिस्ट्रेशन 12 को ही हमें लग गए हैं लगभग 1 घंटा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इलिस्ट्रेशन नंबर 13, ये इलिस्ट्रेशन में हमको बोला है कि हिस्टोरिकल रेट्स ऑफ रिटर्न दिए हैं टू सिक्योरिटीज के ओवर द पास्ट 10 ईयर्स, कैलकुलेट द कोवरायंस निकालो बोल रहे हैं एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो। तो आर निकालने को बोल रहे हैं एंड कोवरायंस निकालने को बोल रहे हैं, मतलब सीओवी निकालने को बोल रहे हैं। रिटर्न परसेंटेज दे चुके हैं, तो टेबल बनाना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। ट्राई करो एक बार, कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड कोवरायंस का कैलकुलेशन करके दिखाओ मुझे। चलो साहब, कोवरायंस माने क्या रहता है? जॉइंट डेविएशन, प्लीज भूलना मत, जॉइंट डेविएशन। तो याद करना कैसे करे थे जॉइंट डेविएशन का कैलकुलेशन। इतना भी बोला था कि वरायंस के केस में हम लोग क्या करते हैं, वरायंस के केस में हम लोग क्या करते हैं, x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, सही है क्या, एंड फिर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं साहब, जॉइंट डेविएशन में x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार एंड डिवाइडेड बाई समेशन लेंगे ऑब्वियसली इसका, सही है। सॉरी, ये समेशन वाला सिंबल यहाँ पे भूल गया था, ठीक है। तो सबका समेशन लेके एवरेज निकालेंगे एंड एवरेज का स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज करने वाले हैं साहब, एंड फिर स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये बन जाएगा कोवरायंस, एंड कोवरायंस के बेसिस पे आपको पता है R इज इक्वल टू कोवरायंस डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है। एंड सिग्मा एक्स सिग्मा वाई रिटर्न के बेसिस पे आप लोग निकाल सकते हो पास्ट डेटा का यूज करके। पास्ट डेटा का यूज करके एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना, एक्स माइनस एक्स बार करके सिग्मा निकाल लेना, वरायंस निकालना, वरायंस के बाद स्क्वायर रूट ले लेना, सिग्मा मिल जाएगा हर एक सिक्योरिटी का, एंड फिर ये कोवरायंस निकाल लेना, एंड कोवरायंस यानी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का यूज करके आर निकाल लेना। दैट्स इट, डन, क्लियर। आई होप इजी क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ भी नहीं है। तो क्लास वर्क लो, पॉज करो वीडियो को एंड तुरंत ना सॉल्व करने लग जाओ इस क्वेश्चन को। पूरा हिंट बता चुका हूं, पूरा आंसर कैसे कैलकुलेट करना है वो भी बता दिया फटाफट से, ठीक है। तो जल्दी से करना कैलकुलेशन, आगे बढ़ना। चलो ठीक है, यस। सो आई फील गाइस हो गया होगा आपका सॉल्व करके, सही है ना। तो इसको क्या हुआ, एक सेकंड ना, होल्ड करो प्लीज। यस गाइस, सो आप लोगों ने कर लिया होगा, अभी ठीक हो गया है ये, ठीक है। देखें, सो इलस्ट्रेशन 13 काफी इजी क्वेश्चन है, फटाफट से टेबल वाइज सॉल्व करेंगे इसको। कोई ज्यादा दिक्कत, कोई शंका, कोई सवाल नहीं आएगा। कोई है अगर आ गया तो भी फटाफट से व्हाट्सएप कर देने का, ठीक है। याद है कि आपको हम लोगों ने बात करा था कोवेरियंस माने जॉइंट डेविएशन। तो जब सर एक सिंगल वेरिएबल का डेविएशन लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, तो हमारे कंफर्ट के लिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले। बट सर जब मैं कोवेरियंस बात करूं तो वो सिर्फ सिंपल चीज की बात कर रहा है, बट वो सिर्फ एक चीज बोल रहा है एडिशनल कि साहब जब तुम वेरिएंस निकाल रहे हो या एसडी निकाल रहे हो, तुम सिंगल वेरिएबल का निकाल रहे हो, उसी का उसके मीन से निकाल रहे हो। अभी यहाँ पे कोवेरियंस क्या बोले कि जब दो वेरिएबल साथ में डेविएशन करे तो दोनों का साथ का डेविएशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन, दो वेरिएबल्स का डेविएशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स कितना आएगा, ज्वाइंट डेविएशन, दोनों का साथ का डेविएशन। याद करना हो कॉन्सेप्ट, ठीक है क्या। सो कोवेरियंस हम लोग ज्वाइंट डेविएशन निकालेंगे, फटाफट से टेबल करेंगे। हम लोगों को क्या क्या चाहिए ध्यान दो। कोवेरियंस ज्वाइंट डेविएशन निकालना माने समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार सॉरी वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन, इसका स्क्वायर रूट लगेगा। अभी एक्स एंड वाई माने ए माइनस ए बार इसे बोल देता हूं, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से बोलूं तो ये चीज हमें लगेगा। तो मतलब सिंपल सी बात है साहब, हम लोगों को a माइनस ए बार चाहिए तो उसके लिए a बार निकालना पड़ेगा, सबसे पहले a बार निकालना पड़ेगा, वैसे ही b बार निकालना पड़ेगा। तो इसका डेविएशन ले लेंगे a माइनस ए बार एंड b माइनस बी बार डिवाइडेड बाई n कर लेंगे, दैट काम वो हमारा बन जाएगा। तो इतना काम सफिशिएंट है फॉर व्हाट, योर कोवेरियंस। बट हम लोगों को निकालना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें अगर निकालना रहेगा तो आपको याद रहेगा आ का फॉर्मूला रहता है कोवेरियंस ऑफ ए बी, मतलब दोनों का जॉइंट डेविएशन डिवाइडेड बाई सिग्मा ए एंड सिग्मा बी। ऐसा क्यों करे थे, लॉजिक याद करना, क्योंकि कोवेरियंस भी परसेंटेज स्क्वायर में आएगा। सिंस यहां पर भी सर
परसेंटेज है, ये भी स्क्वायर है, परसेंटेज है, तो परसेंटेज स्क्वायर में आएगा। उसको नलीफाई करने के लिए इन लोगों ने लॉजिक क्या बिठाया, नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दिया उसको, ठीक है। सो इन लोगों को एक नॉर्मल एब्सोल्यूट नंबर मिल गया, पॉइंट मतलब -1 से लेके +1 तक के रेंज में से कोई भी, ठीक है। तो वो आर मिल जाएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो इसके लिए हम लोगों को लगेगा स्टैंडर्ड डिविएशन लग जाएगा, सिग्मा ए भी लगेगा हमें, सिग्मा बी भी लगेगा, सही है। एंड सर कोवेरियंस तो ऑलरेडी हमारे पास रहेगा, ये वाला कॉव ए बी, ये तो हमारे पास ऑलरेडी रहेगा। तो सिग्मा ए एंड सिग्मा बी के लिए वी नीड टू आइडेंटिफाई एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर, इसका समेशन डिवाइडेड बाई एन, तो ये वेरिएंस। एंड वैसे ही एक्स माइनस बोला मैंने, अगेन ए माइनस ए बार। एंड सेम चीज हम लोगों को लगेगा समेशन ऑफ बी माइनस बी बार। याद करना सिर्फ लॉजिक के बेसिस पे कि सर इस वेरिएबल का उसके मीन से डेविएशन लो, स्क्वायर क्यों करे, क्योंकि उसका नलीफाइंग, जीरो नलीफाइंग वाला प्रॉपर्टी को नलीफाई करना है, वो प्रॉपर्टी को नलीफाई करना है तो स्क्वायर करे, उसका समेशन लिए, उसका एवरेज लिए डिवाइडेड बाय एन। एंड फिर ये परसेंटेज स्क्वायर में आंसर आया तो उसको स्क्वायर रूट लेके परसेंटेज में लाए स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो ये बन जाएगा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर। तो इतना नंबर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो सिंपल टेबल कैलकुलेट करते हैं, टेबल बनाते हैं एंड टेबल में ये सब चीजें हमारी बैठ जाएगी, ठीक है। फटाफट से चलो मेरे साथ, सब चीजें साथ में एक ही टेबल में करेंगे, तो ध्यान रखना एकदम अच्छे से। आंसर जिसने भी करा नहीं होगा गाइस प्लीज मेरे साथ कर लो ये कैलकुलेशन, ठीक है। सबसे पहले ईयर्स लेना पड़ेगा, काफी कितने 10 साल दिए क्या, ओ 10 साल दिए, तो 10 साल का कैलकुलेशन आएगा। तो ईयर्स ले लो, सबसे पहले सर रिटर्न ऑफ ए ले लो, आर ए, रिटर्न ऑफ ए, उसके बाद में आर बी ले लो, रिटर्न ऑफ ए देन आर बी ले लो, दोनों का रिटर्न मिल गया, इसका समेशन ले लेंगे एंड यहाँ पे स्क्वायर रूट इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे, समझ रहे हो क्या, एवरेज लेके, तो वो मिल जाएगा आर ए बार, सही है। तो इधर ले लेते हैं नेक्स्ट कॉलम तुरंत आर ए माइनस आर ए बार, इसका तुरंत स्क्वायर मत लो प्लीज, क्योंकि साहब हम लोगों को इससे इसके क्या करना है, ज्वाइंट डेविएशन निकालना है। तो आर ए माइनस आर बी बार लिया, उसके बाद में आर बी माइनस आर बी बार ले लिया, ठीक है। अभी इन दोनों का यूज करके ज्वाइंट डेविएशन मिल जाएगा, कोवेरियंस मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी इन दोनों का डेविएशन लेके, इन दोनों का यूज करके हम लोग तुरंत एक कॉलम बना देते हैं, आर ए बार माइनस आर बी बार, सॉरी आर ए माइनस आर ए बार इंटू आर बी माइनस आर बी बार, ठीक है। तो ये ज्वाइंट डेविएशन मिल गया, इसका सम ले लेंगे एंड उसको एवरेज कर देंगे, दैट्स इट, स्क्वायर रूट लेके हमारा काम बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों को सॉरी कोवेरियंस मिल जाएगा, अभी हम लोगों को चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिंपल सी बात है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो आर ए माइनस आर ए बार ब्रैकेट स्क्वायर ले लो, आपका वेरिएंस मिल जाएगा, इसका सम लेने के बाद सेम चीज आर बी माइनस आर बी बार ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। तो इतना कॉलम सफिशिएंट है, इस वेरिएंस का टोटल लेके डिवाइडेड बाय एन कर लेंगे एंड देन स्क्वायर रूट लेके हमारा कैलकुलेशन बन जाएगा, हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, ठीक है। सो इतना कैलकुलेशंस आर सफिशिएंट। अभी फटाफट से ना कैलकुलेशन करना शुरू करो मेरे साथ, एकदम इजी है ये चीज, आई होप आप लोगों ने किया होगा, अगर नहीं किया है तो गाइस प्लीज डू अलोंग विथ मी क्विकली। चलो सर सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत नीचे चला गया, ठीक है। आर ए 12 8 7 14 16, 12 8 7 14 16, 15 18 20 16 22, 15 18 20 16 22 22। सेम चीज आर बी 20 22 24 18 15, 15 20 24 25 24 18, 20 24 25 24 18, 25 24 18, ठीक है। इसका आर ए माइनस आर बी बार, तो इसके लिए हमें आर ए बार निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आर बी बार निकालना पड़ेगा, तो ये कैलकुलेशन कर लो, आर ए बार बहुत गंदे तरीके से कर रहा हूं मैं, बट आप लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यू आर फाइनल स्टूडेंट नाउ, ये प्रेजेंटेशन वगैरह से ज्यादा आपका आंसर मैटर करता है, सही है। तो 12 8 20 27 27 31 41 41 47 57 57 बाई +5
72 हो गया इधर, 72, 80, 90, 90, 110, 110 एंड ये हो गए 140, 148, 148 डिवाइडेड बाई 10 माने 14.8। उसके बाद में 20, ये 14.8 हो गया, 148 ले ले क्या टोटल को, या 14.8 ले लेते हैं डायरेक्टली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 20, 22, 24, तो ये हो गए 60, 66, 66 एंड ये हो गया सर कितना, 74, 84, 84, 89, 99, 99, 119, 119, 123, 123 एंड ये 143, 143 प्लस 5, 148, 168, 172, 192, 200 एंड 210 मतलब 21, ठीक है, क्लियर। तो समेशन ऑफ आर ए बाई एन, समेशन ऑफ आर बी बाई एन, ये दिखा देना नीचे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का कैलकुलेशन अगर टोटल करना है तो यहाँ पे टोटल ले लो साहब, टोटल ले लो एग्जाम के प्रेजेंटेशन के हिसाब से प्लीज, टोटल ले लो 210 एंड फिर ये नीचे दिखा देना एक्सपेक्टेड रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न मत बोलो, एवरेज रिटर्न माने मीन, फ्यूचर रहेगा तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का वर्डिंग आएगा। सिक्योरिटी ए, समेशन ए बाई एन इज इक्वल टू 148 बाई 10 दैट इज 14.8, सिक्योरिटी बी, समेशन बी बाई एन 210 बाई 10 इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब ये 14.8 इसी को हम लोग क्या बोले, आर ए बार, इसी को हम लोग बोले आर बी बार। अब ये आर ए बार एंड आर बी बार, इसका यूज करके आगे डेविएशन लो, आर ए माइनस आर ए बार, तो 14.8 आया, तो 12 माइनस 14.8 माइनस 2.8, 8 माइनस 14.8 माइनस 6.8, सही है क्या। उसके बाद में 7 माइनस 7.8, 14.8 था तो माइनस 0.8, 16 माइनस 14.8 माने 2.2, नहीं सॉरी 1.2, ठीक है। उसके बाद में 15.2, उसके बाद में 18 3.2, उसके बाद में 25.2, उसके बाद में नीचे 1.2 अगेन एंड 22, ये लिया साहब 7.2, ठीक है, आर ए माइनस आर ए बार। उसके बाद में साहब आर बी माइनस आर बी बार, इसका 20 माइनस 21 माने 1 आया, इसके बाद में 20 माइनस 21 माइनस 1, उसके बाद में सर 21 है ना तो यहाँ पे 1 आया, उसके बाद में 24 माइनस 21 3, 18 माइनस 21 माइनस 3, 15 माइनस 21 माइनस 6, 20 माइनस 21 माइनस 1, 24 माइनस 21 3, 4 3 माइनस 3, ठीक है। अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2.8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लीज जिंदगी में ये गलती मत करना, ठीक है। 6.8 बट ये माइनस रहेगा, आफ्टर दैट 21.8 माइनस 2.4, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, 2.4 प्लस हो जाएगा, ठीक है क्या, आर यू गाइस क्लियर। 2.4 प्लस हो जाएगा, एक सेकंड, ये 7.8 इंटू 3 करके देखो 23.4 आ रहा है, 23.4, ठीक है, ये गलती हो गया मेरे से, ये 7.2 आ जाएगा माइनस 7.2, वैसे आंसर लेते जाता हूँ मैं अभी, माइनस 0.2, उसके बाद में 30 9.6, उसके बाद में 20.8, उसके बाद में साहब 3 इंटू 3.6, उसके बाद में 21.6, ये आएगा माइनस, ठीक है। इन सब का टोटल ले लो, ये हमें चाहिए 2.8, 6.8 निगेटिव, 23.4 निगेटिव, 2.4 मैं चेक कर ले रहा हूं एक बार, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ मेरे एंड से, नहीं तो आगे बैंड बच जाएगी, ठीक है। तो इन सब का टोटल आएगा साहब -20, -20 आ रहा है क्या, एक बार चेक करो, 2.8 माइनस 6.8 माइनस 23.4 प्लस 2.4 माइनस 7.2 आना ही चाहिए शायद,
प्लस 9.6 प्लस 20.8 प्लस 3.6 माइनस 21.6, तो ये माइनस 20 आ रहा है। ठीक है, आर ए माइनस आर बी आर ए बार, इसका स्क्वायर लेते जाओ, 2.8 का स्क्वायर, तो 2.8 का स्क्वायर में फटाफट ले लूं क्या अभी, 2.8 का स्क्वायर लू 7.84, सब पॉजिटिव नंबर आएगा, गलती से भी मत ये करना। 46.24, उसके बाद में आएगा 60.84, उसके बाद में आएगा 0.64, उसके बाद में आएगा 1.44, ये करते बैठना ना, बच्चों वाले कैलकुलेशन है। 10.24, 27.04, 1.44, 51.84। एज्यूमिंग इंस्टीट्यूट का कैलकुलेशन सही है, इसका टोटल बनता है 207.6। आफ्टर दैट आर बी माइनस आर बी बार ब्रैकेट स्क्वायर, इसका भी ले लेता हूं 1, उसके बाद में 1, 9 9 36 1, 9 9 36 1, आफ्टर दैट साहब 9 16 9 9 9 16 9 9, ये तो बहुत सिंपल नंबर थे, इन सब का टोटल बन जाता है 100। ठीक है, सो हम लोगों को ये तो कैलकुलेशंस मिल गए। नाउ लेट्स कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड deviations, security A, summation of RA minus RA bar ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n एंड इसका स्क्वायर रूट कितना बनेगा, समेशन ऑफ RA माइनस RA बार 207.6 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, 20.76 का स्क्वायर रूट लो, 4.56 मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि 14.8 इतना रिटर्न है, तो सर ये 4.56 से डिवाइड होएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ। प्लीज ये गलती मत करना, प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ नीचे वाला रिस्क है, बट इधर साहब हमारे लिए ऊपर का भी रिस्क है, नीचे का भी रिस्क है, दोनों रिस्क है। ठीक है, 100 ये 10 था, 10 का स्क्वायर रूट ले लो साहब, कितना इजी है साहब, 3.1622। मैं ले रहा हूं 2 डेसिमल तक कैलकुलेशंस। ठीक है, आर यू गाइज क्लियर विद दिस? ठीक है क्या, स्टैंडर्ड डिविएशंस मिल गए हम लोगों को। अभी हम लोगों को क्या चाहिए था, कोवेरियंस चाहिए एंड उसके बाद में कोरिलेशन कोएफिशिएंट चाहिए। तो हम लोग कैलकुलेशन करें, पहला कैलकुलेशन ऑफ कोवेरियंस, दैट इज इसको इंडिकेट कैसे करते हैं साहब, कॉव इन ब्रैकेट ए बी। कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, COV AB इज इक्वल टू जॉइंट डेविएशन का सम A माइनस ए बार B माइनस बी बार डिवाइडेड बाय, वही करा RA माइनस RA बार, वैसा ही मतलब, समझ रहे हो क्या, ऊपर के ही नोटेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय n, इसका स्क्वायर रूट। लो साहब कितना बन रहा है, कैसे बन रहा है कैलकुलेशन, समेशन RA माइनस RA बार कितना हुआ 20, निगेटिव 20 डिवाइडेड बाय n 10, इसका स्क्वायर रूट कितना बनेगा साहब 22, निगेटिव 2 का स्क्वायर रूट 1.41, ये बन जाएगा क्या साहब हमारे लिए एरर। कैसे अरे साहब सर इधर स्क्वायर रूट क्यों लिया ना, इसको सॉरी सिर्फ इतना ही आएगा ना रे, तो निगेटिव 2 आएगा ना, ये इसको स्क्वायर रूट नहीं कर सकते ना, इसीलिए तो हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं ना, इसको इंटरप्रेट करने के लिए। सही है, गलती हो गई साहब, माफ करो। कोवेरियंस AB, इसको स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, सिंपल सी बात है, क्यों साहब,
क्योंकि सिंपल सी बात है सर, इसको परसेंटेज स्क्वायर जो आएगा आंसर, ये परसेंटेज स्क्वायर वट एवर परसेंटेज में लिए तो परसेंटेज, नॉर्मल एब्सोल्यूट नंबर लिया तो एब्सोल्यूट नंबर का स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला यूनिट स्क्वायर है, ये यूनिट स्क्वायर है। अभी ये जब यूनिट स्क्वायर आ रहा है -2, तो इसको हम लोगों को यूनिट में लाने के लिए हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं, सही है, तो आर का कैलकुलेशन करते हैं, बट वो हम स्क्वायर रूट लेके नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि साहब हम लोग बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये निगेटिव नंबर भी हो सकता है, एंड इसीलिए आर निकालते हैं। तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो हमारा इधर तक ही सीमित रहेगा, स्क्वायर रूट नहीं आएगा, प्लीज उतना इग्नोर कर दो। एंड देन सेकंड चीज हमारा बनेगा कैलकुलेशन ऑफ अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट इन ब्रैकेट आर। सर कैसे निकालेंगे? R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी। लॉजिकल, कोवेरियंस आया -2 सिग्मा ए डिवाइडेड बाय सिग्मा ए सिग्मा बी। सिग्मा ए कितना था मेरा, किधर गया वो कैलकुलेशन, 4.56 इंटू 3.16, 4.56 इंटू 3.16। नेगेटिव में आएगा कोरिलेशन, माने सर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा इन दोनों का एक दूसरे के तरफ। 4.56 इंटू 3.16, 14.41 डिवाइड इक्वल टू करना इंटू 2, तो ये बन जाएगा -0.14 राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल्स, राउंडेड ऑफ। अब ये नोट दे देना नीचे, सब जगह पे हमने 2 डेसिमल तक की कैलकुलेशन लिए हैं, एग्जाम में प्लीज नोट दे देना। आईसीआई का कभी कभी मिसमैच हो जाता है, आईसीआई कभी 4 डेसिमल ले लेगा, कभी 3 डेसिमल, कभी 2 डेसिमल, 4 के ऊपर तो नहीं जाएगा। ऑल कैलकुलेशंस कंसीडर्ड अब, ऑल कैलकुलेशंस कंसीडर्ड अबव आर अप टू 2 डेसिमल्स। ठीक है, सो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन सर खत्म हो गया। 0.14 निगेटिव। सर इसका मतलब क्या हुआ कि इनका टेंडेंसी है कि 0.14 टाइम्स ये इनका टेंडेंसी है कि ऊपर एक ऊपर गया तो दूसरा नीचे जाएगा, उतना समझ रहे हो क्या? वो टेंडेंसी की बात हो रही, क्लियर? चलो गाइस, वो परसेंटेज और नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, टेंडेंसी की बात हो रही, बस उसका टेंडेंसी की बात हो रही। तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 इज ऑल्सो डन। कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई सवाल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली क्लियर। ये तो वही बात है सर जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस एक पूरे के पूरे क्वेश्चंस के थ्रू कर लिए, बाकी कुछ नहीं। इलस्ट्रेशन 13 हो गया। नाउ लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर 14 क्या बात कर रहा है ये। इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखिए, चलो मेरे साथ पढ़ो फटाफट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी पी एंड मार्केट पोर्टफोलियो क्यू। ध्यान रखना, एक सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं एंड एक मार्केट पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, माने ये आरएम आएगा एंड ये आएगा आरपी। तो ये आरएम में एम माने क्यू है, ठीक है, बट क्यू इज द मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दी है उनके रिटर्न्स का, पी का एंड क्यू का। You are required to calculate the expected return of security P and the market portfolio Q and the covariance between the market portfolio and the security and beta for the security. ये calculation expected return very easy, covariance exactly the same what we have done right now. बस बीटा का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ये नया चीज रहेगा जो यहाँ पे आएगा। बाकी इस क्वेश्चन में लिख के ले लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 14 में ओनली कैलकुलेशन ऑफ बीटा है नया। न्यू चीज क्या है इसमें, बस कैलकुलेशन ऑफ बीटा, बाकी फालतू है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड कोवेरियंस, ठीक है। तो फटाफट से कैलकुलेशन शुरू करो, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड कोवेरियंस निकाल लो। मैं बहुत फटाफट से मूव करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जल्दी से कैलकुलेशन शुरू करो आप लोग अपने एंड पे एंड फटाफट से मैच कर लेना मेरे आंसर के साथ, ठीक है। चलो साहब करते हैं कैलकुलेशन फिर फटाफट से इसका। मैं कर रहा हूँ अपने एंड पे, आप लोगों का हो गया होगा ये एज्यूम कर रहा हूँ, जनरली आप लोगों ने किया होगा, ये एजम्पशन है मेरा। चलो देखिए मेरे साथ फटाफट से आप लोगों का एक्सपेक्टेड रिटर्न वगैरह कैसे आएगा। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ले लो, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। फ्यूचर डेटा दिया हम लोगों को ऑफ किसका निकाले, पहले
सिक्योरिटी पी ले ले, फिर मार्केट पोर्टफोलियो लेते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी पी, तो साहब इसका निकालना है हमें, कैलकुलेशन करना है, तो कैसे करेंगे सर? प्रोबेबिलिटी आएगा, तो प्रोबेबिलिटी लो सबसे पहले, तो टेबल बनाओ, प्रोबेबिलिटी पी, 3 प्रोबेबिलिटीज है हमारे पास में, सही है। प्रोबेबिलिटी पी, ये 3 प्रोबेबिलिटीज आएंगे इधर। उसके बाद में सर हम लोगों को चाहिए इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न, सही है, सही है, रिटर्न परसेंटेज, रिटर्न परसेंटेज, तो इसका लेंगे हम लोग यहाँ पे मीन, ये मीन आएगा तो इसको बोले आर, ये रिटर्न को बोले आर, ये आर माइनस आर बार, ये आर माइनस आर बार मिल जाएगा, तो हम लोगों को क्या मिलेगा साहब? आर माइनस आर बार, तो माने डेविएशन मिल जाएगा। इसका ही ब्रैकेट स्क्वायर ले लेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? वराइजेंस मिल जाएगा। तो क्यों ना हम डायरेक्टली ऐसा कर लें, एक्सपेक्टेड रिटर्न तो चलो इधर ही मिल जाएगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन करने के बजाय 3 ही टेबल का कैलकुलेशन बनाए और आर माइनस आर बार ले ले डायरेक्टली, और इसका ब्रैकेट स्क्वायर ले ले, माने वेरिएंस भी तुरंत ही मिल जाएगा इधर के इधर ही, ठीक है। तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में भी ऐसे ही करें तो भी चल जाएगा। देखो प्रोबेबिलिटी कितना आता है, 0.3, 0.4, 0.3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसका रिटर्न परसेंटेज 30, 20, 0, 30%, 20%, 0%। इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए टोटल करो, सॉरी हमें पी ना यार, प्रोबेबिलिटी ना ढोक लो, तो पी इंटू ये करना पड़ेगा ना एक कॉलम, मैं क्यों ढोकलो बोल रहा हूँ आपको, आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा, आप लोगों ने कर भी लिया होगा ऐसे। P इंटू आर करा एंड देन फिर इसका टोटल आएगा, एंड देन फिर बाद में हम लोग करेंगे P इंटू आर माइनस आर बार ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। वैसे जरूरत नहीं है स्टैंडर्ड डिविएशन का, हम लोगों को क्या क्या बोला है निकालने, कोवेरियंस निकालने बोला है ना, तो कोवेरियंस के लिए हम लोगों को लगेगा बाद में, कोवेरियंस के लिए भी नहीं लगेगा आइडियली, सिर्फ P इंटू आर माइनस आर बार लगने वाला है, आर माइनस आर बार लगेगा बस हमें, बाकी कुछ नहीं। तो ये करके लेंगे कैलकुलेशन, P इंटू आर कर लो, 30 इंटू 30, ये हुआ 9%, ये हुआ मेरा 9%, उसके बाद में 8%, ये हुआ 0%, 17% मेरा क्या बना साहब? एक्सपेक्टेड रिटर्न, ERP, ERP कितना बना मेरा? एक्सपेक्टेड रिटर्न, ऊपर इसका सिंबल दे दो एक्सपेक्टेड रिटर्न माने दैट इज ERP, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न तो मिल गया साहब मुझे 17%, अभी मुझे बस क्या चाहिए? आर माइनस आर बार चाहिए, तो आर मेरा 30 माइनस 17 कितना बना? 13%। उसके बाद में 20 माइनस 17 3%, इधर 0 माइनस 17 माइनस 70%, इधर कुछ छेड़खानी मत करना अभी के अभी, ठीक है, बाद में हम लोग कर लेंगे, एक छोटा वहां पे जगह दिया हुआ है। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? ठीक है क्या? ठीक है, चलो सर। वैसे ही कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी क्यू, सिक्योरिटी नहीं मार्केट पोर्टफोलियो क्यू, बस इतना ही लगेगा कैलकुलेशन, और कुछ नहीं लगेगा हमें। बस अभी हमें ना बीटा भी निकालना है, तो इसका हमें मार्केट पोर्टफोलियो के लिए एसडी भी निकालना पड़ेगा। आर यू गाइस गेटिंग? हमें इसका एसडी भी निकालना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। बीटा का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग? बीटा हम कैसे निकालते हैं? बीटा हम लोग निकालते सर, हमारे पास तो आइडियली 2-3 फॉर्मूला थे, सही है क्या? हम एकदम बेस वाला फॉर्मूला देखे तो हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन लेते थे, तो यहाँ पे सिग्मा ऑफ पी बाई सिग्मा ऑफ एम, सिग्मा ऑफ एम नहीं, मार्केट पोर्टफोलियो क्यू लेना पड़ेगा, सिग्मा ऑफ पी बाई सिग्मा ऑफ क्यू इंटू आर करते थे, इन दोनों का कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बट अभी हमारे पास आर नहीं ना, तो क्यों तकलीफ करें, हम लोग डायरेक्टली इसका जो बना बनाया वो फॉर्मूला था, आर माने क्या था? कोवेरियंस ऑफ पी एंड क्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ पी इंटू सिग्मा ऑफ क्यू, एंड फिर हम लोगों ने ये सिग्मा ऑफ पी को कैंसल ऑफ कर दिया था, सही है क्या? एंड देन सिग्मा ऑफ क्यू का स्क्वायर आ गया था, तो हमारा बीटा का फॉर्मूला क्या बन गया था? कोवेरियंस ऑफ पी क्यू एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ क्यू स्क्वायर, माने मार्केट का एसडी, मार्केट का एसडी, समझ रहे हो क्या? तो ये हमारा फाइनल फुल फ्लेश फॉर्मूला बन जाएगा। तो कोवेरियंस तो ऑलरेडी हमको निकालना है यहाँ पे, तो हम लोगों को वो तो कैलकुलेशन मिलने वाला है, एंड सिग्मा ऑफ क्यू स्क्वायर लगेगा, तो सिग्मा ऑफ क्यू स्क्वायर निकाल लेंगे इधर कैलकुलेशन के साथ सेकंड टेबल में, ठीक है। तो ये वाला चीज है, समझ रहे हो क्या? ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसलिए यहां से रफ कर रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ
expected return and variance of market portfolio Q। ठीक है क्या? मार्केट पोर्टफोलियो क्यू का वरायंस भी निकालना है। सिग्मा ऑफ क्यू स्क्वायर माने क्या था? मार्केट वरायंस है ना, वो तो समझ रहे हो क्या? तो कैसे निकालेंगे? कॉलम सिर्फ ज्यादा लगेंगे, यहां पे ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी का तो कॉलम आ गया है सर, पी वाला। देन रिटर्न परसेंटेज रिटर्न, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे पी इंटू आर, तो ये तो सिंपल से बात है, सही है। उसके बाद में हम लोगों को लिए कोवरायंस के लिए ये वाला चीज लगने वाला है। पी इंटू आर किया हमने, रिटर्न के लिए ना क्यू बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्यू है ना, नहीं तो चलो ठीक है आर रहने दो। यहाँ पे आर ये जो बनेगा हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो उसके बाद में सर हम लोगों को क्या करना है, ये आर माइनस आर बार, सही है। यहाँ पे आर माइनस आर बार, ऊपर भी आर माइनस आर बार था, तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, आर माइनस ई आर पी कर देता हूं यहाँ पे। मतलब आपको है ना थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में। आर माइनस ई आर पी एंड इधर साहब आएगा, तो ये आर के जगह पे मैं ना आर क्यू बोल देता हूं और यहाँ पे बोल देता हूं आर पी। समझ रहे हो क्या? आर पी और आर क्यू, तो आर पी माइनस ई आर पी, आर पी माइनस ई आर पी, ठीक है। वैसे ही यहां पे आर क्यू माइनस ई आर क्यू, आर क्यू माइनस ई आर क्यू, ठीक है। तो ये वाला एक मेरा कॉलम बन जाएगा। तो ये ज्वाइंट डेविएशन के लिए काम आने वाला है, कोवेरिएंस निकालने के लिए। बट अभी मुझे क्या चाहिए, इसका स्क्वायर रूट भी चाहिए, इसका स्क्वायर भी चाहिए। तो ये जो आएगा मेरा, ये एडिशनल कैलकुलेशन आ रहा है इधर पी के अलावा। तो ई आर क्यू जो है, इन दोनों का ब्रैकेट स्क्वायर, समझ रहे हो क्या? एंड इंटू पी, ताकि प्रोबेबिलिटी है तो इंटू पी करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सर, वैरिएंस मिल जाएगा इसका समेशन में, ठीक है। चलो फटाफट से देखो, 0.3, 0.4, 0.3, -10, 20 एंड 35, 0.3, 0.4, 0.3, -10, 20 एंड 35, ठीक है। -10, 20 एंड 35, 0.3, 0.4, 0.3। चलो करो फटाफट, इसका टोटल ले लो और इसको P इंटू आर करो। -10 उसका टोटल लेके क्या मतलब बनने वाला हमें सर, -3 बेचौक 8, उसके बाद में 35 इंटू 3 कितना होता है रे, 105 ना, तो 10.5। तो 10.5 90 18.5 -3 कितना हुआ, 15.5। तो ई आर क्यू कितना बना मेरा, 15.5। एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया 15.5, नेगेटिव कर लो, लेस करते जाओ। आर क्यू -10 -15.5 मतलब -5.5, 20 -15.5 -4.5, 35 -15.5 माने 19.5, सही है क्या? 35 -15.5 19.5 ना, यस। तो ये चीज हमारा ज्वाइंट डेविएशन के लिए काम आ जाएगा। उसके बाद में P इंटू आर क्यू माइनस ई आर क्यू, ये जो आया इसका स्क्वायर करो एंड इंटू पी करो। 5.5 का स्क्वायर क्या बनता है, 30.25 इंटू 0.3 करो तो आपको मिल जाएगा 9.075। उसके बाद में 4.5 का स्क्वायर लो, माइन इंटू 0.4 करो, 8.1 मिल जाएगा। एंड 19.5 का स्क्वायर करो इंटू 0.3 ले लो, 114.075 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल कैलकुलेशन बनता है। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? ठीक है क्या? देखिए भला, अरे एक मैंने गलती कर दी यहाँ पे ना, -10 -15.5 -25.5 ना, तो -25.5 का स्क्वायर करके ये करो इंटू 0.3, तो ये 195.075 आएगा। प्लीज ये वाला गलती कभी मत करना, यहाँ पे चाहे तो मार्क करके ले लो, मेरे से भी हो गई, सो आप लोग मत करना प्लीज। -10 -15.5 तो -25.5 आएगा, वो इसमें छोटी सी गलती है, ये मिस मत करना कभी।
195.075, 8.1 आया एंड 114 पॉइंट कितना आया मेरा साहब 075। तो ये टोटल कर लो 195.075 प्लस 8.1 प्लस 114.075, 317.25, 317.25। ठीक है, सो ये मेरा बना सिग्मा एम स्क्वायर माने मेरा सिग्मा क्यू स्क्वायर, तो मतलब वरायंस। ठीक है, सो ये वरायंस बन गया मेरा। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मुझे एक पेज ऐड करने दो बस, मुझे कोवरायंस लगेगा इसका। कोवरायंस का कैलकुलेशन के लिए थोड़ा जगह लगने वाला है, तो पूरा एक ही पेज ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो कर लेता हूं फटाफट से। चलो, तो हम लोग थर्ड वाला कैलकुलेशन करते कोवरायंस का। कैलकुलेशन ऑफ कॉव पी एंड क्यू। तो कॉव पी एंड क्यू के लिए क्या करना पड़ेगा साहब हम लोगों को, प्लीज बोलो ना। सबसे पहले हमें एक टेबल के फॉर्म में कर ले तो ये सिंपल सा चीज बन जाएगा। ये जो ऊपर वाला दिया है यही सब नीचे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेबल के फॉर्म में कर ले तो आरपी माइनस आरपी ईआरपी। सबसे पहला आरपी, एक प्रोबेबिलिटी का कॉलम ले लो, प्रोबेबिलिटी पी, देन उसके बाद में आरपी माइनस ईआरपी, देन आरक्यू माइनस ईआरक्यू, उसके बाद में समेशन ऑफ आरपी। देखिए प्लीज ध्यान दीजिए, P इंटू समेशन ऑफ आरपी माइनस आरक्यू, P इंटू आरपी माइनस आरक्यू इंटू आरपी माइनस ईआरपी, सॉरी, इंटू आरक्यू माइनस ईआरक्यू। ठीक है, तो इनका जॉइंट डेविएशन ले लिया, उसका प्रोबेबिलिटी कर लिया, उसका प्रोबेबिलिटी कर लिया, तो समझ गए आपको, एकदम इजी कैलकुलेशन। यही हमारा बन जाएगा कोवरेंस। इसका समेशन ले लेंगे तो कोवरेंस मिल जाएगा हमें इधर। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी कितना है 0.3, 0.4, 0.3। ऊपर की चीज कॉपी पेस्ट करो, 13, 3, नेगेटिव 17, 13, 3, नेगेटिव 17, और ये वाला -25.5, 4.5 एंड 19.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 19.5। मल्टीप्लीकेशन करो 25.5 इंटू 13, निगेटिव है प्लीज ध्यान रखो, इंटू 0.3, निगेटिव 99.45, 4.5 इंटू 3 इंटू 0.4, 5.4 एंड 19.5 इंटू 17, अगेन निगेटिव है, इंटू 0.3, निगेटिव 99.45। तो इन 99.45 प्लस इंटू 2 कर लो, मतलब निगेटिव 198.9 माइनस इससे करना पड़ेगा 5.4, तो 193.5 आ रहा है। ये भी निगेटिव 193.5, 193.5, ये मेरा बन गया कोवरेंस 193.5। ठीक है, अभी सिर्फ बीटा का कैलकुलेशन बचेगा, और बीटा का कैलकुलेशन हम लोगों को करते आने वाला है। सिर्फ यहाँ पे ना हम लोगों को वरायंस कैलकुलेट करा हुआ है, तो इसका बना सिग्मा एम, एम के जगह पे मैं बोलता हूँ सिग्मा क्यू स्क्वायर, दैट इज सिग्मा क्यू स्क्वायर 317.25। ठीक है, तो चलो कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ बीटा। बीटा ऑफ सिक्योरिटी पी, सिक्योरिटी पी का बीटा अगर कैलकुलेट करना है तो बीटा पी, दैट इज बीटा पी, दैट इज बीटा पी। कैसे करेंगे सर बीटा पी को कैलकुलेट, कोवरायंस ऑफ पी क्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा क्यू स्क्वायर। सही है क्या, यही हम लोगों ने देखा अभी कि कोवरायंस ऑफ पी क्यू, दोनों का जॉइंट डेविएशन ले लो एंड फिर उसका वरायंस ऑफ मार्केट से सर रेशियो लो, तो आपको बीटा मिल जाएगा। तो कोवरायंस ऑफ पी क्यू कितना मिला हम लोगों को, निगेटिव 193.5 डिवाइडेड बाय सिग्मा क्यू स्क्वायर, मार्केट का क्यू स्क्वायर 317.25।
तो निगेटिव बीटा हो सकता है, यस एब्सोल्युटली, क्यों नहीं हो सकता, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, कोवेरिएंस निगेटिव है, माने इसका क्या होएगा, इसका कोरिलेशन भी निगेटिव आएगा, एंड बीटा भी तो वही इंडिकेट कर रहा है, बीटा सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क बता रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 317.25, तो निगेटिव 0.61, निगेटिव 0.61, दिस इज व्हाट बीटा ऑफ द सिक्योरिटी, ठीक है, निगेटिव 0.61, आर यू गाइस क्लियर। तो मतलब अगर देखो मैं बोलूं, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अगर 10% ऊपर गया, मार्केट इंक्रीज कितना 10%, तो सिक्योरिटी पी, ये क्यू है, क्यू माने मार्केट पोर्टफोलियो ना, तो सिक्योरिटी पी जो है, तो वो सिक्योरिटी कितना, वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सबसे पहले निगेटिव बीटा माने वो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो कितना जाएगा 10 इंटू 0.61, मतलब 6.1% से नीचे जाने का संभावना है, समझे, ये रिलेवेंस हुआ मेरा बीटा ऑफ सिक्योरिटी का, ठीक है क्या, क्लियर विद दिस, ध्यान में रखना, ठीक है, चल सो क्लियर, ये हो गया मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 14 भी काफी इजी था, सिर्फ बीटा कैलकुलेशन करना था, एक ये मिस्टेक प्लीज मत करना है, मैथमेटिकल मिस्टेक है, जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, नेचुरल होना, बट साहब ये नेचुरल मिस्टेक काम नहीं आएगा हमारे, नहीं तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 15, होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, पढ़ रहा हूं बट होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, इलस्ट्रेशन नंबर 15 काफी इजी है, एग्जैक्टली जो करे अभी तक एग्जैक्टली वही करना है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ 3 सिक्योरिटीज दी है, देखो क्या है, स्टडी बाय योर म्यूचुअल फंड, एक म्यूचुअल फंड ने स्टडी करा एंड उन्होंने ये डाटा दिया है सब, PQR उनका सिग्मा दिया है, सिग्मा माने रिस्क दिया है, टोटल रिस्क दिया है, P का टोटल रिस्क है 20%, Q का है 18%, इसका है 12%, इन दोनों का कोरिलेशन दिया विद द इंडेक्स, मार्केट इंडेक्स, मार्केट इंडेक्स प्लीज गाइज कम ऑन, मार्केट इंडेक्स, एंड मैंने आपको याद दिलाया था, बताओ जब हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट पढ़ रहे थे, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट में हम लोगों ने ये सिंबल देखा था, इसको बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं रो, यूजुअली कभी इस सिंबल को यूज नहीं करा जाता प्रैक्टिकल लाइफ में, हम लोग यूजुअली आर बोलते हैं, आर बोलते हैं ना, हम लोग आर को यूज करते हैं, बट आर नहीं तो ये रो वाला सिंबल, ये जब लिखा के दिया था मैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब हमने बात करी थी, तो रो ऑफ व्हाट, सिक्योरिटी एंड मार्केट, SM, तो हम लोग क्या बोलेंगे RSM, नहीं तो फिर रो SM, और रो का सिंबल कैसे हुआ P, ऐसा P, समझे, तो दिस इज व्हाट माई रो का सिंबल, आर यू गाइस क्लियर, तो रो इज नथिंग बट व्हाट योर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ठीक है, तो ये आपका R ही हुआ, ध्यान में रखना, क्लियर, तो ये आपका R हुआ, R सिक्योरिटी का बीच में, सिक्योरिटी एंड मार्केट के बीच में कितना कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है, देखो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी दे दिया 18%, व्हाट इज द सेंसिटिविटी, पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द रिटर्न्स ऑफ ईच स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट, बोले मार्केट के साथ स्टॉक का सेंसिटिविटी कितना है, क्या पूछा साहब, मार्केट के साथ स्टॉक का सेंसिटिविटी कितना है, तो एक चीज समझ जाना चाहिए, जब सेंसिटिविटी बोले और मार्केट के साथ स्टॉक का सेंसिटिविटी बोले, तो ये तो डेफिनेशन है साहब बीटा का, बीटा का मतलब क्या होता है कि सर सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट, मार्केट ऊपर जाएगा 10% से तो स्टॉक कितना सेंसिटिव है, कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा, कितना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव रिस्पेक्टिवली, बट कितना ऊपर कितना नीचे ये इंडिकेट करने वाला सेंसिटिविटी का इंडिकेटर कौन सा साहब, बीटा। तो हम लोगों को पहले इसमें कैलकुलेशन क्या करना है, प्लीज गाइस कम ऑन, ये कैलकुलेशन क्या है, बीटा का कैलकुलेशन है, आप लोगों को बता दिया मैंने बीटा का कैलकुलेशन है, तो पहले इसमें कैलकुलेशन ऑफ बीटा, एंड कैलकुलेशन ऑफ बीटा के लिए आपके पास क्या क्या चाहिए था, आपके पास देखो सिग्मा दे चुके हैं, आपके पास सिग्मा दे चुके इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव स्टॉक का, मार्केट का भी सिग्मा दे चुके हैं, सिग्मा माने स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद में मार्केट का कोरिलेशन भी दे चुके हैं उस सिक्योरिटी के साथ, तो आप लोगों को आर भी पता है, उसके बाद में आप लोगों को पता है साहब उनका सिग्मा कितना है, तो कैन यू कैलकुलेट दिस, अभी तो किया था हम लोगों ने, बेस फॉर्मूला ले लेना बीटा का, बेस फॉर्मूला क्या होता है बीटा का कि सिग्मा ऑफ योर सिक्योरिटी, सिग्मा ऑफ द सिक्योरिटी, तो सिग्मा क्या है हमारा, सिक्योरिटी माने P ले लेता हूं, और डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ मार्केट, सिग्मा ऑफ व्हाट मार्केट, मार्केट क्या है मेरा M है, मार्केट को M ही बोल दूं मैं, यस मार्केट, एंड इन दोनों का R, अरे हर इसमें करते जाओ,
18% नीचे आएगा, पी का कैलकुलेशन करके दिखाओ, सिग्मा पी 20%, एंड इन दोनों का कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.66 मिल गया है बीटा। बीटा का कैलकुलेशन 20/18 इंटू 0.66, बीटा मिल गया या 0.73। ये किसका बीटा? बीटा ऑफ पी, पी का बीटा आया बीटा पी, वैसे ही बीटा क्यू करेंगे, वैसे ही बीटा आर करेंगे, वेरी इजी। पहला क्वेश्चन डन, पहला क्वेश्चन डन, 0.73 बीटा ऑफ पी मिल जाएगा आपको, वैसे ही बीटा ऑफ क्यू बीटा ऑफ आर करने का। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? एकदम इजी। चलो नेक्स्ट, तो पहला क्वेश्चन काफी इजी है, वेरी इजी। नेक्स्ट, व्हाट आर द कोवेरिएंसेस अमंग द वेरियस स्टॉक्स? बाप रे, वेरियस स्टॉक्स के बीच में कोवेरिएंस पूछे, मतलब वो एक तो देखो पी क्यू आर दिए तो कितने सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो कॉम्बिनेशन सबसे पहले तो समझने चाहिए। पी एंड क्यू के बीच के का कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या कैलकुलेट करना है ये होमवर्क है। सबसे पहले मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बस मैं इसको सॉल्व भी नहीं करा के दूंगा बिकॉज काफी इजी है, मैं एक एक एग्जांपल बता रहा हूं। अगर कुछ दिक्कत आएगी तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है क्या? काफी इजी है। देखो कोवेरिएंस ऑफ पी क्यू, आई डोंट थिंक सो दिक्कत आना चाहिए बेटा। उसके बाद में कोवेरिएंस क्यू आर, कैसे पी क्यू एंड आर है ना, तो कॉम्बिनेशन बनाने बस, कोवेरिएंस ऑफ पी आर, दैट्स इट, बन गया। तीन ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, और क्या बनेंगे? पी का क्यू के साथ, पी का क्यू के साथ, पी का आर के साथ। सर क्यू का पी के साथ, भाई जो पी का क्यू के साथ है वही तो क्यू का पी के साथ होगा समझे? जो आर का पी के साथ है वही तो पी का आर के साथ होगा। तो हमारे तो कॉम्बिनेशन बस तीन ही बनने वाले, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, दैट्स इट। इन तीनों का कोवेरिएंस निकालो अमंग द वेरियस स्टॉक्स बोले, अमंग द वेरियस स्टॉक्स बोले तो कोवेरिएंस निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आरपी, एंड हम लोगों को डायरेक्टली इसका सिग्मा दे चुके हैं एंड कोरिलेशन दे चुके हैं, बट हम लोगों को कोवेरिएंस निकालना है उल्टा। तो क्या कैन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ आर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कोवेरिएंस? कोवेरिएंस ऑफ व्हाट? लेट से पी क्यू ले रहे तो कोवेरिएंस ऑफ पी क्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा पी सिग्मा क्यू, ऐसा करते हैं। सिग्मा पी भी पता है, सिग्मा क्यू भी पता है, एंड कोवेरिएंस तो निकालना है, और आर तो पता है दोनों के बीच में पी क्यू का, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला बन जाएगा आर इंटू सिग्मा पी इंटू सिग्मा क्यू। करो मल्टीप्लीकेशन, बच्चों वाला काम, इन तीनों का कैलकुलेशन, आर इंटू सिग्मा पी इंटू सिग्मा क्यू। सर आर किसका लेंगे भाई? आर किसका लेंगे? ध्यान रखो, आर आपको निकालना पड़ेगा पी एंड क्यू के बीच में का, आर आपको निकालना पड़ेगा ना पी एंड क्यू के बीच में का। प्लीज गलती से भी ये आर मत लेना, गलती से भी ये आर मत लेना। क्यों? बिकॉज ये जो आर है ना, ये आर है पी का मार्केट के साथ, ये आर है, ये आर पी एम है, ये आर क्यू एम है, ये आर 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 एम है, समझे क्या? आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो सर हम लोग है ना, ये तो ये कैसे निकालेंगे? सिग्मा पी सिग्मा क्यू तो हमारे पास दे चुके हैं। हाउ टू कैलकुलेट आर बिटवीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन पी एंड क्यू कैसे निकालें? कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन क्यू एंड आर कैसे निकालें? कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन पी एंड आर कैसे निकालें? यही तो चैलेंज है, थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे करेंगे साहब। आर पी क्यू, आर क्यू आर एंड आर पी आर कैसे निकालेंगे? आप लोगों के पास क्या दिया ऐसा इंफॉर्मेशन, थोड़ा देखो एंड सोचो क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है क्या? चलो तो ऐसे सोचना थोड़ा, आर कैसे निकाल सकते हैं साहब? क्या आर के जगह पे आप कुछ और ले सकते हैं क्या? दिस विल बी द चैलेंजिंग पॉइंट। ये वाला पॉइंट मैं अगले लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? अब ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट एक चैलेंजिंग पॉइंट रहेगा, इस पे सोचना, ठीक है? ये वाला पॉइंट एकदम अच्छे से सोचना, इस पे हम है ना अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये होमवर्क है तो अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट थर्ड वाला चीज, इस बेसिस पे आपका है ना आर निकलेगा तो कैलकुलेशन बनने वाला है, बट आर कैसे निकालना है, दिस इज द थिंकिंग पॉइंट, ठीक है? तो आपके पास क्या क्या दिया है वो देख लेना। सबसे पहले आपके पास क्या क्या आएगा ये निकालने के लिए, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं आपको। आपके पास क्या क्या आएगा? आपके पास सिग्मा है, किसका? इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का। आपके पास मार्केट के साथ उस इंडिविजुअल सिक्योरिटी का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, आपके पास मार्केट का सिग्मा है, एंड आपके पास बीटा भी निकल चुका है हर एक सिक्योरिटी का। तो बीटा भी है आपके पास सिक्योरिटी का, बीटा ऑफ सिक्योरिटी है आपके पास। उसके बाद में आपके पास एसडी ऑफ सिक्योरिटी है, उसके आपके पास एसडी ऑफ मार्केट है, एंड उसके बाद आपके पास है ना सिक्योरिटी एंड मार्केट का आर है, कोरिलेशन है, समझे? तो ये चार में से कुछ तो चीजें हैं सर जो यूज करके यू कैन अराइव एट द आर, नहीं तो सब आप कोवेरिएंस ला सकते हो। तो थोड़ा सोचना, अभी हिंट दे दिया मैंने आपको, एंड ये वाला कैलकुलेशन यूज करके, बीटा का यूज करके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहाँ पे जमने वाला है वो चीज, ठीक है? तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, इसको मार्क कर दो एज अ BER।
जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट वुड बी द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो? रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ ऑल 3 स्टॉक्स इक्वली, सब 3 स्टॉक्स को इक्वली लिया तो 0.3, 0.3, 0.34 ऐसे वेट्स ले लेना सबके, एंड उसके बाद में साहब आप वो फॉर्मूला लगा ले लेना, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abr प्लस 2bcr प्लस 2acr, एंड हर एक इसका जो आपको कोवेरियंस मिलेगा वो r के जगह पे आप लोग क्या करोगे, कोवेरियंस रिप्लेस नहीं कर पाओगे क्या? इधर आपको हर जगह पे कोवेरियंस मिल चुका है ना एक दूसरे का, PQ का। आपको समझ रहा है क्या फॉर्मूला क्या बनेगा? आप ध्यान दो थोड़ा, ये वाला चीज फॉर्मूला बना के दे रहा हूं आपको आइता एकदम। तो WP स्क्वायर इंटू सिग्मा P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बन गया, WQ स्क्वायर इंटू सिग्मा Q स्क्वायर, B स्क्वायर बन गया वो वाला, देन C स्क्वायर में WR स्क्वायर इंटू सिग्मा R स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू क्या करते हैं, WP इंटू WQ इंटू सिग्मा P इंटू सिग्मा Q इंटू RP क्यूब, ऐसा करते हैं। तो वाई नॉट वी रिप्लेस दिस सिग्मा P इंटू सिग्मा Q इंटू R क्यूब बाई कोवेरियंस ऑफ P एंड Q। ये हो सकता ना साहब? यही तो किया है हम लोगों ने, तो यही करना पड़ेगा आपको। तो आगे का WP इंटू WR, WP के जगह QR का कॉम्बिनेशन ले लेता हूं, एंड देन कोवेरियंस ऑफ QR, एंड ये कोवेरियंस आप लोगों को मिल चुका है ऑलरेडी पहले वाले सेकंड नंबर के क्वेश्चन में, 2WP इंटू WR इंटू कोवेरियंस ऑफ PR। यही चीजें करनी, ध्यान रखना, R मत निकालते बेटना फिर, नहीं तो फिर R निकालोगे तो R का डायरेक्टली कैलकुलेशन यूज कर लेना, या R भी मिल जाएगा R के थ्रू, तो R का कैलकुलेशन यहाँ पे रख देना, नहीं तो फिर R के थ्रू जो कोवेरियंस निकालेंगे कोवेरियंस का कैलकुलेशन कर देना, जो आपकी मर्जी वो करना, ये आपको मिल जाएगा सिग्मा ऑफ P, तो माने पोर्टफोलियो का रिस्क मिल जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। फोर्थ वाला, व्हाट इज द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल इन्वेस्टमेंट इन ईच स्टॉक? अगर हर एक इन्वेस्टमेंट इक्वल इन्वेस्टमेंट करे हर स्टॉक में, तो हम लोगों का बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना बनेगा? पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकालते हैं साहब? वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा आप लोगों को, वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है। तो वेटेड एवरेज निकालना, क्वेश्चन नंबर 4, BP इज इक्वल टू वेटेड एवरेज। तो हर एक सिक्योरिटी का बीटा मिल चुका है, तो हर एक सिक्योरिटी का बीटा यूज करके एंड उसका वेटेड एवरेज यूज करके सर आप लोगों को मिल जाएगा, काफी इजी। एंड फिफ्थ वाला, व्हाट इज द टोटल सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इन 4? बोल रहे टोटल सिस्टमैटिक कितना रिस्क है एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क कितना है। तो टोटल रिस्क एचडी मिल चुका है, उसमें से बीटा वाला रिस्क निकाल दोगे तो आपको पोर्शन कौन सा बचेगा? अनसिस्टमैटिक रिस्क वाला, तो वो वाला चीज करते जाओगे एंड देन आपको है ना ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। आर यू गाइस क्लियर? जहां पे इक्वल इन्वेस्टमेंट है टोटलिटी इसमें, ठीक है, इक्वल इन्वेस्टमेंट है तो उस हिसाब से टोटल सिस्टमैटिक रिस्क मिल जाएगा, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। उसके बाद में टोटल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो थर्ड वाले कैलकुलेशन में मिल चुका है, वहां पर भी इक्वल इन्वेस्टमेंट ही था एंड उस बेसिस पे आप लोग अनसिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट कर सकते हो। बस लेते समय क्या लेंगे आप लोग? थोड़ा स्क्वायर लेना, वो वाला पॉइंट थोड़ा दिमाग में याद रखना। ये थर्ड एंड फिफ्थ वाला पॉइंट, सेकंड एंड फिफ्थ वाला पॉइंट में ना डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सेकंड एंड फिफ्थ वाला पॉइंट डिस्कस करूंगा, बाकी डायरेक्टली आंसर्स बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सेकंड एंड फिफ्थ वाला पॉइंट डिस्कशन करेंगे, फिफ्थ वाले को भी VR कर देना। सेकंड एंड फिफ्थ क्वेश्चन shall be discussed in next lecture। उसके स्टार्टिंग में ही डिस्कशन रहेगा, सो डोंट वरी, ठीक है। शुरुआती उसी से करेंगे। सेकंड एंड फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड एंड फिफ्थ पॉइंट ऐसे बोल देता हूं, मतलब सब क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से ध्यान रखो अपना खुद का, अपने फैमिली का, ठीक है। हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस तक आ चुके हैं, अगले लेक्चर में प्रोबेबली हम लोग पूरे 21 खत्म कर देंगे। वी विल चेक इट आउट, बट हमें जल्दी नहीं करना है बस। बाकी बहुत ईजी है, यहाँ पर भी बीटा निकालना है आपको, चाहो तो प्लीज ट्राई कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 16 में, ठीक है। चलो तब तक के लिए हम यहाँ पर ही रुकते हैं,
एंड ये वाले कैलकुलेशंस प्लीज कर लो, होमवर्क एक ही क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है आपके साथ, ठीक है। ये सेकंड एंड फिफ्थ वाला दिमाग लगा के थोड़ा सॉल्व करना, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। एंड फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वैसे तो पढ़ने ही वाले हैं, अगर दिक्कत आई तो, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से ध्यान रखो अपना, खुद का, अपने फैमिली का। बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, टेक केयर एंड बाय बाय।